देखिए जो हमारे नोट्स आपको दिए गए हैं उसमें जो फर्स्ट और सेकंड पेज है, ये 3 चैप्टर्स में से इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके बनाए गए हैं। ये स्टार्टिंग के 3 लेक्चर्स में होते हैं, जो मैंने आपके न्यू बैच में, जो न्यू स्टूडेंट्स आए हैं अकाउंट्स के लिए, आपका जो न्यू बैच हमने फ्रेम किया है व्हाट्सएप ग्रुप, उसमें मैंने शेयर किए थे। वो 3 लेक्चर आप देख लीजिएगा। वो जस्ट थ्योरी है। वो टाइम हम बचा सकते हैं क्योंकि जुलाई में हमें मेन इमरजेंसी है। हम आपको जर्नल और अकाउंटिंग क्वेश्चन ये 2 चैप्टर्स करवा दें, जो इस टाइम पे अगर आपको आते हैं तो फिर आप इस मेन बैच में आकर नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर सकते हो कभी भी। तो दैट्स वाई ये जो 2 पेज हैं, ये जैसे फर्स्ट चैप्टर का ही ये पार्ट लिया गया है, व्हाट इज अकाउंटिंग, एडवांटेज ऑफ अकाउंटिंग, बस एक क्वेश्चन। जबकि हम इस चैप्टर को अब डिटेल में करने वाले हैं, जिसके थर्ड पेज से शुरू होता है क्वेश्चन। हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है जिसका नाम क्या है, इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग, उसके अंदर बुक कीपिंग से बात शुरू होगी और अकाउंटिंग तक जाएगी। उसमें कंप्लीट चैप्टर है। ये सिर्फ उसका एक क्वेश्चन है, क्योंकि स्टूडेंट को स्टार्टिंग में बताना होता है कि व्हाट इज अकाउंटिंग, और कुछ नहीं है। अकाउंटिंग के बेनिफिट्स क्या है। फिर आपका चैप्टर नंबर 3 आएगा। ये चैप्टर नंबर 3 है, जहां पर हम आपको अकाउंटिंग की अजम्पशंस बताएंगे। लेकिन स्टार्टिंग में एक और बताना होता है कि 3 अजम्पशंस, वो 3 अजम्पशंस क्या हैं। ये लेक्चर मैंने आपके साथ शेयर किया हुआ है। मैं न्यू स्टूडेंट से बात कर रहा हूँ ओनली, जो न्यू स्टूडेंट्स आए हैं। और जो ओल्ड स्टूडेंट यहाँ बैठे हैं उनके साथ हमने ये लेक्चर, याद होगा, अप्रैल 26 को लिया था। अप्रैल 26, 28 एंड 30, ये जो 3 डेज थे हमारे, ये थ्योरी में गए थे, बेसिक्स में गए थे। उसके बाद हमने आपके साथ अकाउंटिंग इक्वेशन स्टार्ट किया था। बट न्यू स्टूडेंट्स के साथ हमने थ्योरी के ये 3 लेक्चर्स सिर्फ शेयर कर दिए थे, ताकि वो सुन लेंगे। उसमें से सुनना ही होता है आपको, जस्ट नॉलेज के लिए होते हैं। क्योंकि ये क्वेश्चन, ये जो 3 लेक्चर्स है बेटा, ये 3 चैप्टर्स के ऊपर हैं। अब वो 3 चैप्टर्स वैसे ही डिटेल में होने वाले हैं। तो इसलिए जो स्टार्टिंग वाला बैच होता है वहाँ अलग माइंडसेट होता है। वहाँ उनको एक बार शॉर्ट में करवा दी जाती है, क्योंकि उनके लिए थ्योरी 2 महीने बाद आती है। अब आती है, हर साल का ही स्टैंडर्ड है। अब जो नए स्टूडेंट्स आते हैं जुलाई में, वो ऑलरेडी लेट हैं। उनका स्कूल स्टार्ट हो चुका है, मे बी अप्रैल में, या अब हुआ है गवर्नमेंट स्कूल, अगर अभी हुआ है स्टार्ट, तो दे विल बी वेरी फास्ट। वो सितंबर तक आपको 10-12 चैप्टर्स करवा देंगे, बहुत फास्ट ट्रैक पे चलेंगे। तो इसमें पहले 7 चैप्टर थ्योरी में आते हैं। तो इसलिए ये जो क्वेश्चन है चैप्टर 1 का है, सेकंड क्वेश्चन चैप्टर 3 का है, और उसके बाद जो नेक्स्ट पेज पे क्वेश्चन है, ये चैप्टर 2 है। अब ये चैप्टर वो डिटेल में आपके सामने 1 बाय 1 आएंगे, इसलिए वहां पे कवर हो जाएंगे। स्टिल आप एक बार के लिए सुनना चाहो, अगर आपका अपना इंटरेस्ट हो सुनने के लिए, तो आपके साथ मैंने 3 लेक्चर शेयर किए थे, आपके व्हाट्सएप ग्रुप में है। जो लोग बाद में ऐड हुए हैं वो मेरे को व्हाट्सएप कर देना, मैं दोबारा शेयर कर दूंगा, जो हमने स्टार्टिंग में ओल्ड बैच में करवाए थे। बट अगर आप नहीं भी सुनोगे तब भी चलेगा। नए स्टूडेंट सिर्फ फोकस करें जर्नल एंट्रीज पे। उस चैप्टर को अगर आपने सीख लिया तो आपने 80% अकाउंट्स को जीत लिया। इस एक से जर्नल चैप्टर आने से ही 80% अकाउंट्स आपको आती है। आगे तो प्रेजेंटेशन चेंज होनी है, बस बात वही रहेगी। तो खैर वो बातें हम ट्यूसडे ऑल्टरनेट पे करते हैं 2:15 पे। तो आप सबको, जो नए स्टूडेंट्स हैं, जो चाहे ऑनलाइन सुन रहे हैं मुझे, या रिकॉर्डिंग देख रहे हैं, या अभी सामने बैठे हैं, आप सबको ट्यूसडे बैच में आना है 2:15। ये कोई बैच नहीं है, ये हमने सिर्फ आपके लिए स्टार्ट किया है, वो सिलेबस कवर करने के लिए, जो ऑलरेडी मंडे बैच में हो चुका है। ठीक है, सिर्फ उनको आना है जिनको वो जर्नल चैप्टर करना है। तो अब हम इस क्लास में स्टार्ट कर रहे हैं। यहाँ से आप लिख सकते हो नोट्स में, यहाँ से आपका चैप्टर 1 स्टार्ट होता है। फर्स्ट 2 पेज को मत देखना, पेज नंबर 3 से बिल्कुल स्टार्टिंग से बात स्टार्ट होगी आज। चैप्टर 1, जिसका नेम है इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग। आपकी सबकी बुक्स में, चाहे आपकी बुक डीके गोयल है, टीएस है, कल्याणी है, कोई भी बुक है, सबने फर्स्ट चैप्टर एक ही है। अच्छे थ्योरी क्लासेस हैं। थ्योरी में कुछ चीजें समझ आएंगी, आई विल ट्राई माई बेस्ट। कुछ चीजें समझ नहीं आएंगी, वो तब तक समझ नहीं आएंगी जब तक आप +1 का कंप्लीट सिलेबस नहीं कर लेते। क्योंकि आज हम लास्ट चैप्टर की बात भी करने वाले हैं थ्योरी में। थ्योरी में जब हम अकाउंटिंग अजम्पशंस की बात करेंगे, कुछ अजम्पशन समझ नहीं आएंगी क्योंकि आपने अभी +1 का सिलेबस नहीं किया। लेकिन हम थ्योरी को अब जुलाई से ज़्यादा डिले नहीं कर सकते, बिकॉज सितंबर में जो आपके एग्जाम्स होने हैं सबके, यू आर फ्रॉम डिफरेंट स्कूल्स। सितंबर में जो भी एग्जाम्स होंगे, सबके एग्जाम में फर्स्ट 10 चैप्टर्स तो आएंगे, उससे ज़्यादा भी आ सकते हैं। और अगर स्कूल स्पीड पे है, फास्ट करवा रहे हैं, बट फर्स्ट 10 चैप्टर्स मतलब थ्योरी सारी, न्यूमेरिकल्स में अकाउंटिंग क्वेश्चन, जर्नल, उसके बाद आई थिंक कैश बुक, सब्सिडरी बुक्स, कैश बुक के बाद लेजर,
ऑलमोस्ट ये चैप्टर बनते हैं, ये आपके अबाउट 10-12 चैप्टर बन जाते हैं। तो इसलिए 2 बैच रखे गए हैं, और जो लोग लेट आए हैं उनको दोनों बैच में आने हैं। यही एक वे है कि आप लोग लेट आकर भी हमारे ओल्ड स्टूडेंट के बराबर पहुंच जाओगे। वो बेचारे अप्रैल 26 से पढ़ रहे हैं और तुम लोग जुलाई में आकर उनको क्रॉस कर जाओगे। ये तब उनको अब आपको डबल पढ़ना पड़ेगा, एक बैच में थ्योरी और एक बैच में न्यूमेरिकल। जो भी क्लास पॉसिबल ना हो उस क्लास को ऑनलाइन लगा सकते हो आप। तो अब इस चैप्टर को स्टार्टिंग से करते हैं। चैप्टर 1 इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग, इसको हम इंट्रो बोल देते हैं। अब जो अकाउंट्स आप पढ़ने वाले हो बेटा, मैंने आपको सबको फर्स्ट डे बताया होता है कि बेसिकली वो अकाउंट्स नहीं है, वो क्या है, अकाउंटेंसी। ये सबको पता होना चाहिए। उस सब्जेक्ट का नेम क्या है, अकाउंटेंसी। अकाउंटेंसी हम डायरेक्टली कभी पढ़ नहीं सकते, जैसे डायरेक्टली कभी साइंस नहीं पढ़ सकते हम। मैंने कभी साइंस की कोई बुक देखी नहीं। जब भी वो साइंस को प्रेजेंट करते हैं वो बोलते हैं फिजिक्स केमिस्ट्री, ऐसे प्रेजेंट करते हैं। मतलब फिजिक्स है तो हम बोलते हैं साइंस पढ़ रहे हैं। इसलिए अकाउंटेंसी जब भी प्रेजेंट होगा वो 2 फॉर्म में प्रेजेंट होगा, बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग। साइंस की 3 ब्रांच हो सकती हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। फिजिक्स के अंदर 2 ब्रांचेस हो सकती हैं आगे। इस तरह से चलता है ऐसे कॉन्सेप्ट। ऐसे यहाँ पर बेटा हम अकाउंटेंसी तो पढ़ने वाले हैं, लेकिन उसकी जो पहली ब्रांच है, फर्स्ट ब्रांच, दैट इज कॉल्ड बुक कीपिंग। और ये बुक कीपिंग जो इन्वेंट हुई थी किस डेट को, 1494 को। बीइंग अकाउंट स्टूडेंट आप सबको ये पता होना चाहिए कि जिस अकाउंट्स को पढ़ रहे हो अकाउंटेंसी को, उसका जो बेसिक पार्ट है बुक कीपिंग, दैट वाज इन्वेंटेड इन 1494 इटली के अंदर बाय द ग्रेट मैथमेटिशियन। क्या लिखा है यहाँ पर, लुक्यूस टिचुली। ये जो थे ये मैथमेटिशियन होते थे बेटा। इन्होंने एक कॉन्सेप्ट बनाया बुक कीपिंग, और उसके अंदर एक सिस्टम फॉलो किया जिसका नाम है डबल एंट्री सिस्टम। आप लोग फर्स्ट क्लास अटेंड कर चुके मेरे साथ अपने नए बैच में, जो नए स्टूडेंट है, और ओल्ड स्टूडेंट तो पूरा चैप्टर ही कर चुके जनरल। आप सबको पता है डबल एंट्री सिस्टम क्या है, जहां हम एक ही बात को 2 बार रिकॉर्ड करते हैं, एक डेबिट में और एक क्रेडिट में। थ्योरी आपको थ्योरेटिकल सिखाएगी वो चीजें क्या है, न्यूमेरिकल चैप्टर आपको वो प्रैक्टिकल सिखाएंगे। तो बेटर है पहले अकाउंट्स के न्यूमेरिकल्स कर लेने चाहिए, जर्नल अकाउंटिंग, क्वेश्चन, लेजर, फिर थ्योरी ज्यादा समझ आती है। बट अब ये वो मोमेंट आ गया है कि हम इससे डिले नहीं कर सकते क्योंकि स्कूल में एग्जाम्स हैं बच्चों के। तो इसलिए 1494 की जो थ्योरी बनी थी उसे बाद में मॉडर्न अप्रोच के साथ और वास्ट कर दिया गया। पर वहां पर क्या बोला गया था, सिंपल, विच इज रिगार्डेड द फर्स्ट बुक ऑफ बुक कीपिंग। जब उनकी फर्स्ट बुक आई थी तब उन्होंने बताया था सिर्फ इतनी बात कि हम अपने बिजनेस की जो ट्रांजैक्शंस हैं उन्हें सबसे पहले रिकॉर्ड करेंगे। जैसे बोलो बेटा राइट डाउन, जैसे बोलो राइट डाउन, तो आप क्या करने वाले हो, क्या करोगे, एक कॉपी ओपन कर लोगे, उसको बोलते हैं रफ कॉपी। तो आप हर एक बात को, जो भी टीचर बोलेगा, अब अगर ये स्कूल होता तो मेरा फर्स्ट लेक्चर अकाउंट्स का है, सेकंड लेक्चर इंग्लिश का होता, थर्ड लेक्चर बिजनेस स्टडीज का होता, एक एक टीचर आएगा आपकी क्लास में, अपनी बातें बोल के चला जाएगा और आपको बोलेगा नोट डाउन, राइट डाउन। तो आप वो सब कुछ कहाँ राइट डाउन करते हो, रफ कॉपी पे, एक नोटबुक पे। यही बात यहाँ बोली गई थी कि सबसे पहले बिजनेस की ट्रांजैक्शंस को हमें रिकॉर्ड करना है, लिखना है कहीं पे, और जहां लिखना है उसको बोलते हैं फर्स्ट बुक। उस बुक का नाम है जर्नल। क्या है, जो मैंने आपके साथ न्यूमेरिकल में स्टार्ट किया। ये तो हमारे सिलेबस का प्रॉब्लम है कि वो जर्नल चैप्टर को ना 8th-9th नंबर पे डाल देता है बुक में, क्योंकि पहले थ्योरी करवाता है आपको वो, पर थ्योरी समझ नहीं आ सकती आपको जब तक आपको पता ना हो कि रिकॉर्ड कैसे करना है ना। इसलिए, लेकिन इसलिए अब बेटर है कि अब दोनों चीज़ें साथ साथ चलेंगी, एक बैच में न्यूमेरिकल, एक में थ्योरी। तो जब थ्योरी की बात है कि उसमें यही लिखा हुआ है कि बुक कीपिंग क्या है। अब ये इन्होंने बनाई, कब बनी, कहाँ के थे, फर्स्ट बुक लिखी, लाइक दैट, वो सब बातें नॉलेज के लिए। बाद में फिर इंग्लैंड और बाकी ऑल ओवर वर्ल्ड में, अब ऑल ओवर वर्ल्ड में जैसे माइक्रोसॉफ्ट हर कंप्यूटर में है, ऐसे ही हर अकाउंट्स के अंदर क्या है, बुक कीपिंग। और बुक कीपिंग के अंदर क्या है, डबल एंट्री सिस्टम। क्या है, तो बेसिकली आप अकाउंटेंसी नहीं सीख रहे, बुक कीपिंग सीख रहे हो। आप एक्चुअली बुक कीपिंग भी नहीं सीख रहे, आप डबल एंट्री सिस्टम सीख रहे हो, जिसके अंदर सिखाया जाएगा कि बुक्स कैसे बनती हैं, हाउ टू मेंटेन बुक्स। तो फर्स्ट क्वेश्चन,
जो भी ऑनलाइन है, आर्य बता समझ सबको, दिव्यम, आयरा, नवतेक, श्रेया, जो भी यस ऑनलाइन सर, है, ओके यस। ट्राई करना बेटा तो ऑफलाइन इसका आने का। हाँ, इमरजेंसी आपको ऑनलाइन क्लास लगानी है, अदरवाइज ऑफलाइन आना है आपको, थ्योरी ऑफलाइन में ज़्यादा समझ आती है। अब देखिए बुक कीपिंग को क्या बोला गया, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में फर्स्ट डे भी बताया था, सबको बताया था, नए बैच का फर्स्ट डे भी यही हुआ था, 40 मिनट्स जब रेनिंग थी काफ़ी और बच्चे आए नहीं थे, तो उस दिन में हमने यही बताया था आपको, इट इज़ अ सिस्टम जो क्या करता है, बिजनेस ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करता है, लेकिन हर ट्रांजैक्शन किस नेचर की होनी चाहिए, फाइनेंशियल बोले तो मनी, है ना, कुछ बातें हमें पहले से पता है लेकिन कंप्लीट नहीं पता, आज कंप्लीट चैप्टर करेंगे मनी की फॉर्म में, और कहाँ रिकॉर्ड करना है उसको, जिसका नाम है चैप्टर 1, क्या चीज, जर्नल। इवन अकाउंटिंग क्वेश्चन से पहले भी ये चैप्टर आता है, जर्नल। इसको समझने के बाद हमें समझ आता है कि कॉन्सेप्ट्स क्या हैं, सेल किसको बोलते हैं, परचेज किसको बोलते हैं, अगर हम रेंट पे कर रहे हैं तो रेंट लिखेंगे या क्या लिखेंगे, है ना, रेंट आउटस्टैंडिंग किसको बोलते हैं, हर एक कॉन्सेप्ट हमें समझ आ जाता है, फिर उसको यूज किया जाता है हर एक चैप्टर में। इसलिए हमारी जो फर्स्ट बुक है वो क्या है, बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री। आपका जो न्यूमेरिकल चैप्टर है अकाउंटिंग क्वेश्चन, वो हमारे अकाउंटिंग साइकिल का पार्ट नहीं है, वो चैप्टर है ही नहीं हमारे सिलेबस में, उसे सिर्फ वार्म अप चैप्टर बोला जाता है, वार्म अप, कि जब स्टूडेंट्स बिल्कुल नए होते हैं, उनका इवन स्कूल भी स्टार्ट नहीं हुआ, तो उनको क्यों सिखाना डेबिट क्रेडिट, उनको सिर्फ क्या सिखाओ, प्लस एंड माइनस। अदरवाइज हमारे अकाउंटिंग साइकिल का वो चैप्टर ही नहीं है, वो एक अलग कॉन्सेप्ट है जो पूरी ट्रांजेक्शन का इफेक्ट बताता है, बस कि उसका इफेक्ट हमारी एसेट्स पे, लायबिलिटीज पे या कैपिटल पे क्या आएगा। इसलिए फर्स्ट चैप्टर अकाउंटिंग क्वेश्चन ना होकर क्या है, जर्नल है, थ्योरी में वो लिखा हुआ है, सबसे पहले बिजनेस की ट्रांजैक्शन को कहाँ रिकॉर्ड करना है, इन द बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री, दैट इज जर्नल। उसके बाद बुक 2 बनेगी, बुक 2 है लेजर, इससे आपके दो ही मेन चैप्टर्स हैं, जर्नल, लेजर। अगर आप में से गलती से कोई +2 के बैच में आ जाए तो वहां क्या चल रहा होगा, जर्नल, यहाँ लेजर, वो तो टॉपिक हो गया पार्टनरशिप, लेकिन उसमें चल क्या रहा होगा, जर्नल, लेजर। +1 के बाद आप किसी भी क्लास में जाओगे आपको दो ही चैप्टर्स आएंगे बस, जर्नल, लेजर। +1 के बाकी चैप्टर्स आपके सिलेबस में कभी आने ही नहीं है, ये दो चैप्टर्स ही आने हैं, क्योंकि जब भी हमें कोई ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करनी है सबसे पहले कहाँ करनी है, ओरिजिनल एंट्री में, फिर उसको वहां से ले जाना है सेकेंडरी एंट्री में, लेजर, बस वहां से बैलेंस आ जाएगा। जैसे आप लोग फीस पे करते हो, जब आप फीस पे करते हो 10,000, तो हम वो कहाँ रिकॉर्ड करते हैं, जर्नल में, लेकिन आपका अकाउंट कहाँ बनता है, लेजर में। फिर 3 मंथ्स के बाद पेरेंट्स की कॉल आती है कि सर हमारा क्या हिसाब चल रहा है, अब हमें थोड़ी पता कि आप आपने कितना पे किया, आपको भी याद नहीं हमें भी याद नहीं, तो हम कहाँ जाएंगे, लेजर में जाएंगे, लेजर में अकाउंट बना होगा आपके नेम से, वहां लिखा होगा आपने कब कब कितने कितने पैसे दिए, दिस इज कॉल्ड बुक कीपिंग, बुक्स को मेंटेन करना। बिकॉज आपके पेरेंट्स अगर फीस पे करके ना भी लिखें कोई बात नहीं, हमारे पास उसका डबल रिकॉर्ड है, जिस दिन फीस देते हो उस दिन जर्नल बनता है, और उसके बाद क्या बनता है, लेजर। फिर जब आप फोन करोगे आपको 1 मिनट में बता देंगे कि बेटा आपकी फीस, जैसे मान लो आपने 5 टाइम्स फीस दे दी, आप जब फोन करोगे आपको बता देंगे बेटा आपने उस दिन फीस दी थी, एक आपकी फीस आई थी 2 मई को, एक आपकी आई थी 3 जुलाई को, ऐसे बता देंगे हम आपको, क्योंकि आपने जब भी फीस दी होगी डेट के साथ वो जर्नल में रिकॉर्ड भी हुई है और लेजर में। अब जर्नल बनता है डेली बेसिस पे, उसके तो पेजेस भर जाते हैं कितने, तो हम हर पेज थोड़ी ढूंढेंगे कि कहाँ लिखा आपका नाम, मान लो योर नेम इज विकास, तो विकास ने पे किया मई में, तो मई के पूरे पेजेस में से ढूंढना पड़ेगा विकास कहाँ है, तो उससे बेटर हम क्या करें, विकास का अकाउंट बना लें, कहाँ, लेजर में। तो लेजर इज वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर, थोड़ी थ्योरी क्लासेस लेंगे, थ्योरी क्लासेस के बाद हम आपको लेजर में ले आएंगे, तब तो नए स्टूडेंट्स भी जर्नल कर लेंगे, उन्हें पता होगा डेबिट क्या क्रेडिट क्या है, फिर लेजर उनको भी समझ आएगा, तो बैलेंस करके चलना पड़ता है हमें। उसके बाद थर्ड वर्ड क्या लिखा है, इन ए सिग्निफिकेंट एंड सिस्टमेटिक मैनर। अब यही तो सिस्टमेटिक मैनर है, मैं किसी भी स्टूडेंट को नहीं बोल सकता आप थर्ड चैप्टर से आ जाओ बैच में, उसे सिस्टम समझना पड़ेगा पहले, उसे समझना पड़ेगा जर्नल क्या होता है, लेजर क्या होती है, फिर नेक्स्ट चैप्टर आएगा, तो सिस्टमेटिक मैनर है, यू कांट मेक डायरेक्टली बुक 2 लेजर, आपको पहले क्या करना पड़ेगा, बुक 1 जर्नल। अकाउंटिंग क्वेश्चन कहीं नहीं आएगा लाइफ में आपको, जर्नल से बात स्टार्ट होगी और लेजर में आके खत्म हो जाएगी।
इसलिए उसको बोलते हैं सिग्निफिकेंट एंड सिस्टमेटिक मैनर। अब समझ रहे हो, थ्योरी नहीं करवाना मैं आपको भी, थ्योरी को समझाएं कैसे, कैसे बताऊं सिस्टमेटिक मैनर क्या होता है। थ्योरी में इसको कौन समझा सकता है, कोई भी नहीं, क्योंकि सिस्टमेटिक मैनर जब समझेंगे तभी समझेंगे। तो व्हाट इज सिस्टमेटिक मैनर, जब हम अकाउंट्स बनाते हैं, है ना। तो मैनर्स मतलब हमारा प्रोसेस, वो प्रोसेस न्यूमेरिकल है हमारा सिलेबस, क्योंकि अकाउंट्स इज ए न्यूमेरिकल सब्जेक्ट। तो वहाँ न्यूमेरिकली जब हम एक एक स्टेप करेंगे हमें बात समझ आएगी। अब मैं सिर्फ वर्ड्स बोल रहा हूँ, आगे के वो चैप्टर्स बन जाएंगे आपके लिए, जर्नल, लेजर, कैश बुक, एक सिस्टमेटिक मैनर है। और फाइनल स्टेज क्या होगी, फाइनल काउंट्स। फाइनल स्टेज क्या होगी, फाइनल काउंट्स, जहां पर हमारा पर्पस होगा बिजनेस का प्रॉफिट या लॉस, वो तो फाइनल रिजल्ट है। और उस फाइनल रिजल्ट के लिए ही हम अकाउंटिंग स्टार्ट करते हैं बेटा। इसलिए हमारी जो सेकंड ब्रांच है अकाउंटेंसी की, वो क्या है, अकाउंटिंग। ये सिर्फ रिजल्ट्स निकालने के लिए है, बट जब इसको डिफाइन करते हैं तो इसके अंदर बुक कीपिंग भी आ जाती है, क्योंकि जब हम अकाउंटिंग करते हैं तो उसमें बुक कीपिंग भी आ जाएगी। अच्छा बताओ, जब मैं साइंस की बात करता हूँ क्या फिजिक्स इंक्लूड होगी इसके अंदर? अगर आप साइंस के स्टूडेंट हो 10th में, और जैसे मैं साइंस पढ़ रहा हूँ तो फिजिक्स पढ़ रहे हो क्या, बोलो तो ऑब्वियसली सर ये पूछने वाली बात ही नहीं है, रॉन्ग क्वेश्चन। केमिस्ट्री ऑब्वियसली इंक्लूड है। जब मैं अकाउंटिंग बोलूंगा तो अकाउंटिंग में बुक कीपिंग भी इंक्लूड है, पर जब बुक कीपिंग बोलूंगा अकाउंटिंग, मैंने फिजिक्स बोल दिया, क्या उसमें सारी साइंस आ गई? क्या साइंस का मीनिंग ओनली फिजिक्स है? फिर केमिस्ट्री कहाँ जाएगी? इसलिए बुक कीपिंग एक शॉर्ट कॉन्सेप्ट है, उसका एक नैरो स्कोप है। वो सिर्फ क्या करती है, बुक्स को रिकॉर्ड करती है, मेंटेन करती है, बुक्स बनाना बस, जिसमें बेसिक चैप्टर्स आ जाते हैं आपके, अप टू ट्रायल बैलेंस। एक आपको बुक में देख सकते हो इंडेक्स में, ट्रायल बैलेंस एक चैप्टर है, TRAI बैलेंस, ट्रायल बैलेंस तक हमारी क्या चलती है, बुक कीपिंग। अब ट्रायल बैलेंस क्या है इन शॉर्ट बताता हूँ। लेजर के, जिस दिन लेजर कराएंगे ना उस दिन ट्रायल बैलेंस भी कराएंगे आपको। लेजर के बैलेंसेस को हम एक पेज पे लिख लेंगे, जिसमें लिखा होगा कि मान लो आप स्टूडेंट्स हो मेरे, ए ने कितनी फीस दी, ए के अकाउंट का बैलेंस आ गया वहां पे, बी ने कितनी फीस की, उसका अकाउंट आ गया। फिर आपकी फीस का हम क्या करते हैं, आपकी फीस को हम यूज करते हैं टू पे रेंट, तो रेंट कितना पे किया मैंने आज तक, वो आ जाएगा। तो हर अकाउंट का क्या आएगा, एक बैलेंस आएगा। वो बैलेंस जहां लिखा जाएगा उस चैप्टर का नाम क्या है, उस स्टेटमेंट का नाम है ट्रायल बैलेंस। ये भी एक रफ चैप्टर होता है, ये भी हमारे अकाउंटिंग साइकिल का पार्ट नहीं है। ये सिर्फ ये देखने के लिए होता है कि जो हमने अभी तक किया क्या ठीक किया, क्योंकि आप क्या कर रहे हो बेटा, हर चीज को दो बार लिख रहे हो, एक डेबिट और एक क्रेडिट। इस ट्रायल बैलेंस में जितने डेबिट बैलेंस होंगे उतने ही क्रेडिट होंगे, वो देखने के लिए हम बनाते हैं। यहां तक बुक कीपिंग है बस। इसके बाद एक ही पर्पस होगा, इसको सिस्टमेटिक मैनर बोलते हैं। हमने ये जो ट्रायल बैलेंस बनाया है, यहां तक हमने क्या फॉलो किया, एक सिस्टमेटिक मैनर, सिग्निफिकेंट मैनर। उसको फॉलो करने का फायदा ये है, नाउ एनी अकाउंटेंट कैन कैलकुलेट प्रॉफिट या लॉस, लेकिन उसके लिए उसको क्या सीखना पड़ेगा, अकाउंटिंग। तो आप +1 में 70% बुक कीपिंग करोगे और 30% अकाउंटिंग, आपका सिलेबस भी ऐसे ही डिवाइड है। क्लियर? तो ये डेफिनेशन आपको याद होगी, हो जाएगी जब हम बुक कीपिंग से अकाउंटिंग पे आते हैं। अच्छा, उसके बाद ये वर्ड की रिनोन डेफिनेशन हैं, आप इनको याद कर सकते हो। अगर आपको लिखना ही है तो नॉट अकॉर्डिंग टू यू लिखो, अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर RN कार्टर। तो उनकी कोई भी डेफिनेशन लिख लो यहाँ पर। आपको समझ आ रही है, रीड कर लीजिए एक बार, कोई डाउट तो नहीं है। यहाँ बुक कीपिंग का मीनिंग है और ये डेफिनेशन है। डेफिनेशन हमेशा किसी अकाउंटेंट एक्सपर्ट्स की होती है, अकाउंटिंग एक्सपर्ट्स की होती है। RN कार्टर या JR, ये सब एक्सपर्ट लोग हैं। अब आते हैं नंबर 2 पे, अकाउंटिंग। अब ये सब क्वेश्चन आपको थ्योरी में 1 मार्क में आएंगे। डिफाइन बुक कीपिंग, डिफाइन अकाउंटिंग। अकाउंटिंग क्या है, इतना समझो कि मेरी बातों से, अकाउंटिंग एक वाइडर टर्म है जिसमें बुक कीपिंग भी इन्वॉल्व है। तो बुक कीपिंग का पहला स्टेप क्या होता है, वही अकाउंटिंग का पहला स्टेप हो गया। इट इज अ आर्ट ऑफ
अब आइडेंटिफाइंग क्या होता है, अब ये भी एक न्यूमेरिकल चैप्टर आएगा आपको, इसलिए जब तक आप अकाउंट्स के सारे चैप्टर्स नहीं कर लेते, मीन्स अकाउंट्स का कंप्लीट सिलेबस करने के बाद चैप्टर 1 समझ आएगा आपको, कुछ ऐसा लिंक है, इसलिए आपको वेट करना होगा, यू हैव टू कीप सम पेशेंस। पेशेंस रखना बस अकाउंट्स में यही है, क्योंकि हर किसी स्टूडेंट को 2 महीने लगते हैं सेट होने, जो ऑलरेडी स्टूडेंट आ रहे हैं 2 महीने से वो ऑलरेडी सेट है, उनको प्रॉब्लम नहीं आएगी, जो नया स्टूडेंट है उसको टाइम लगेगा, इसलिए अकाउंट्स एक दिन में समझ नहीं आती है, यू कांट टेक 2 ट्रायल क्लासेस डेमो क्लासेस, 2 महीने में समझ आएगा कि ये सब चीज़ें क्या है, थ्योरी भी चलेगी अब तो आपके साथ, न्यूमेरिकल भी, इन 2 मंथ्स में 4 मंथ्स इतना सिलेबस हो जाएगा आपके साथ, बट प्रॉब्लम ही आपको आएगी क्योंकि थ्योरी अलग है न्यूमेरिकल अलग है, होमवर्क से न्यूमेरिकल्स का मिलेगा। व्हाट इज आर्ट ऑफ आइडेंटिफाइंग, मैं एक वर्ड लिखता हूँ, आगे के हम चैप्टर करेंगे उसका, वाउचर्स, ये कोई वर्ड नया नहीं हो सकता आपके लिए, क्योंकि अगर आप 10th क्लास तक कभी बैंक में गए हो, कभी तो गए होगे बैंक में, मे भी पेरेंट्स के साथ गए हो, बैंक में कोई भी काम करना हो बोलते हैं एक वाउचर भर के लाओ, चेक डिपॉजिट करना है, पैसा निकालना है, वहाँ एक फॉर्म भरा जाता है, उसको क्या बोलते हैं, वाउचर। ऐसे अकाउंट्स में पहले ट्रांजैक्शन की आइडेंटिफिकेशन होती है कि क्या वो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड हो सकती है, और उसको रिकॉर्ड करने के लिए कुछ फीचर्स हैं, नंबर 1 कंडीशंस हैं, पहली उसकी फाइनेंशियल नेचर होनी चाहिए, अमाउंट, बैंक के फॉर्म में क्या भरोगे, अब लोग चेक डिपॉजिट बोलेंगे, वो नहीं लिखो कितने का, 10,000 का, अब लिखो ओनली चेक डिपॉजिट, वो रिकॉर्ड ही नहीं पाएगा, रिकॉर्ड कैसे करे, वो चेक कितने का है, कितने का है, 10,000। तो बिजनेस की हर ट्रांजेक्शन के अंदर एक अमाउंट इन्वॉल्व होनी चाहिए, नंबर 2 वो ट्रांजेक्शन हमारी बिजनेस से रिलेटेड हो, पर्सनल चीजों को रिकॉर्ड नहीं किया जाता, मेरे इंस्टीट्यूट में सिर्फ वो रिकॉर्ड होगा जो इंस्टीट्यूट का पैसा है, इसलिए ये सब बातें चीजें आइडेंटिफाई की जाएंगी। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट बात बेटा, प्रूफ क्या है, मान लो आपने पे किया, आपने बोला मैं रेंट पे किया, तो जब रेंट पे किया होगा किसको पे किया होगा रेंट, बोलो ओनर को, लैंडलॉर्ड को, तो क्या उसने रिसीट दी है, कोई दी होगी, आप बोलोगे सर हमने आपको फीस दी थी, लाओ रिसीट दिखाओ, रिसीट आपके पास है नहीं तो बस फिर नहीं पे किया आपने, या तो ऑनलाइन पे किया हो फिर तो रिसीट की जरूरत नहीं है, ऑनलाइन तो रिसीट अपने मिल जाती है, क्योंकि जैसे आप ऑनलाइन पेमेंट करते हो आपको ऑनलाइन रिसीट आ जाती है, उल्टा हम आपको बोलते हैं डिटेल शेयर करो, स्क्रीनशॉट शेयर करो, इसलिए ऑनलाइन में तो दिक्कत नहीं है, इसे ज़्यादातर लोग ऑनलाइन पेमेंट करते हैं, वो जब ऑनलाइन पेमेंट करते हैं एक प्रूफ बन जाता है, मैं बोलूँ बेटा आपकी फीस आई नहीं है, बोलो सर आई है, क्या प्रूफ है, अभी दिखा देते हैं, आप बैंक स्टेटमेंट दिखा दोगे कि सर आपके अकाउंट में ट्रांसफर हुए और हम आपको उसका एक स्क्रीनशॉट भेज रहे हैं, क्योंकि जैसे आप पेमेंट करते हो आपको एक आ जाता है स्क्रीनशॉट कि आपने पेमेंट की है, इवन 10 रुपये का जीपे भी करो तो भी एक स्क्रीनशॉट आया था ना कि आपने 10 रुपये दिए हैं इस बंदे को, स्क्रीनशॉट ले लो और भेज दो। लेकिन जब आप कैश देते हो तो आपको क्या मिलती है, एक रिसीट, आपने इलेक्ट्रिसिटी का बिल पे किया कैश, तो आपको क्या मिलेगी, रिसीट। तो जिस ट्रांजेक्शन का प्रूफ नहीं है आपके पास, जिसको अकाउंट में बोलते हैं एविडेंस, क्या बोलते हैं, वो ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होगी ही नहीं। तो पहली स्टेज पे तो ये देखा जाता है आइडेंटिफाई, जैसे आप थिएटर में मूवी देखने जा रहे हो तो सबसे पहले आपको रोका जाता है, बोलते टिकट दिखाओ, फिर आप टिकट दिखाते हो, आइडेंटिफाई हो गया कि आपके पास टिकट है, बस सिर्फ दिखना ही उन्होंने और कुछ नहीं करना, टिकट तो ऑलरेडी आपके पास थी, बोलते वो दिखाओ पहले, अंदर कैसे जा रहे हो, टिकट दिखाओ, टिकट दिखा दो अंदर चले जाओ, फिर देख लो मूवी, को दिक्कत नहीं। तो पहला स्टेप क्या है, आइडेंटिफाई, इसके ऊपर न्यूमेरिकल नहीं बनते, लेकिन ये सिर्फ थ्योरेटिकल चैप्टर है जो आपको आगे जाके आएगा, उसका नाम होगा सोर्स डॉक्यूमेंट्स, क्या होगा, आप चाहो तो अपनी बुक के इंडेक्स पेज में देख सकते हो, सोर्स डॉक्यूमेंट्स के नाम से एक चैप्टर होगा, सोर्स डॉक्यूमेंट्स एंड वाउचर्स, हर ट्रांजैक्शन का क्या बनता है, एक वाउचर, दैट इज योर फर्स्ट स्टेप, आर्ट ऑफ, देख लो थ्योरी कितनी टफ हो सकती है, समझाना बहुत टफ होता है, क्योंकि मेरे सामने जो बैठे हैं उनको कुछ नहीं आता, अगर ये थ्योरी +2 को समझानी हो तो बहुत ईजी है, क्योंकि वो पूरा सिलेबस कर चुके हैं +1 का, तो इसलिए आई विल ट्राई फ्रॉम माई एग्जाम्पल्स कि आपको समझ आ जाए, नहीं आए तो पेशेंस रखना, सिलेबस के एंड तक अपने समझ आ जाएगी, एक बार हमें करनी जरूरी है क्योंकि एग्जाम्स हैं स्कूल की। तो जब आइडेंटिफिकेशन हो जाती है, वाउचर्स हमारे सामने आ गए कि ओके डन है, 3 चीज़ डन होगी, 1 बिजनेस ट्रांजेक्शन है, नंबर 2 उसमें एक अमाउंट है, मनी इन्वॉल्व है, तीसरा उसका एक प्रूफ है, कहते डन चेक्ड, अब इसको रिकॉर्ड करो। नेक्स्ट स्टेप क्या है, रिकॉर्डिंग। रिकॉर्डिंग कहाँ होगी,
जर्नल में। फिर नेक्स्ट स्टेप है क्लासीफाइंग। क्लासीफाइंग क्या है? लेजर। मैं बहुत सिंपल एग्जाम्पल देता हूँ आपको। आप शॉपिंग तो करते ही होगे। सपोज एक संडे ऐसा हुआ जब पेरेंट्स ने लिस्ट बनाई कि बेटा शॉपिंग करेंगे, आपको भी दिला दिए सामान, खुद का भी ले लिया, शॉपिंग कर करके पूरी गाड़ी भर जाती है। ऐसा डे आपके साथ आया होगा लाइफ में कभी? देखो, जब पेरेंट्स गए होगे पूरी गाड़ी भर ली, ग्रोसरी आइटम्स भी है उसके अंदर, क्लोथ्स भी है, सब कुछ है उसके अंदर, भर लिया सारा सामान। अब घर जाके क्या करते हो बताओ? बस गाड़ी भर था सामान, और जब जरूरत हो गाड़ी में से निकाल के लेते हो। क्या करते हो फिर आप? कैसे करते हो सेट? ग्रोसरी जो होती है ना वो किचन में चली जाती है। ऑब्वियसली ग्रोसरी आपके रूम में तो रहेगी नहीं। अब हर चीज का घर में एक प्लेसमेंट है, तो गाड़ी में सामान मिक्स फॉर्म में पड़ा है। मैं एग्जांपल सुनना, फिर आपको उसको रिलेट करेंगे अकाउंट्स के साथ। ये एग्जांपल ही मेन है बेटा, जिसे थ्योरी समझ आ जाएगी, नहीं तो कोई तरीका ही नहीं सिखाने का। वो जितनी भी आइटम्स गाड़ी में पड़ी हैं वो मिक्स है, फिर उनको निकाल के पहले घर में ले जाते हैं, अंदर रख देते हैं। फिर बोलते हैं कि इसमें से जो आइटम किचन की है अलग अलग कर दो। किचन का सामान किचन के स्टोर में चला गया, या जो भी उसके कैबिनेट्स हैं। फिर आपके रूम का सामान आपके रूम में आ गया, आपके वार्डरोब सामान आपके। हर चीज का एक प्लेसमेंट है। और बाद 2 घंटे बाद देखो वहां पे कुछ पड़ा ही नहीं, सारा सामान छिप गया अंदर। उसको बोलते हैं क्लासिफिकेशन। अब कल को अगर आपने कोई चीज उठानी है, मान लो आपको सोप लेनी है एक, तो सोप के लिए पता है ना कि एक कैबिनेट लगा हुआ है, उस कैबिनेट को खोलो, उसमें सोप्स पड़ी हैं, वहां से निकाल लो। तो ये पता है उसका प्लेसमेंट, उसको बोलते हैं लेजर। तो बेसिकली लेजर कोई नया चैप्टर नहीं आएगा। जिसको जर्नल आता है उसे लेजर पहले से आती है, सिर्फ मैं सिखाऊंगा आपको कि ये लेजर है, आती पहले से आपको। तो लेजर में सिर्फ हम क्या करेंगे, जो चीजें हमने जर्नल में रिकॉर्ड की हैं वो सब चीजों का लेजर में क्या बनेगा? अकाउंट। कैश की सारी बातें कहाँ रिकॉर्ड हो जाएंगी? कैश अकाउंट में। राम से रिलेटेड सारी बातें राम में, सेल की आइटम सेल में, परचेज की आइटम परचेज में। फिर अगर हमें कोई चीज ढूंढनी है, मान लो मुझे देखना है मैंने आज तक कितना रेंट दिया इस साल का, मतलब अप्रैल मई जून जुलाई 4 महीने हो गए, तो 4 मंथ्स में कितना रेंट दिया, तो ये इन्फॉर्मेशन मुझे जर्नल से देखने की जरूरत नहीं है। जर्नल में तो मिक्स फॉर्म में है, क्योंकि अगर एक एंट्री रेंट की है, नेक्स्ट एंट्री सेल की है, नेक्स्ट एंट्री परचेज, वहां तो मिक्स है, जैसे गाड़ी में सामान पड़ा है। नो यू कैन रिलेट ना। लेकिन जब हम लेजर बना देंगे तो रेंट की सारी इंफॉर्मेशन रेंट अकाउंट में है, सेल्स की सारी इंफॉर्मेशन सेल्स अकाउंट में। फिर हम सेल्स अकाउंट में जाएंगे बस, और वहां से देख लेंगे। इसको बोलते हैं क्लासिफिकेशन। यहाँ एक वर्ड है और आगे क्या बन जाएगा? एक चैप्टर, जिसको करने में हमें 1 वीक लगेगा। दैट इज कॉल्ड लेजर। उसके बाद है क्या लिखे? उसके लिए बेटा नेक्स्ट चैप्टर आएगा ट्रायल बैलेंस। नेक्स्ट चैप्टर आएगा ट्रायल बैलेंस। तो आपकी बुक्स में सीक्वेंस यही मिलेगा आपको, पहले जर्नल होगा, फिर जर्नल के कुछ सब्स्टिट्यूट्स हैं, कैश बुक, सब्सिडरी बुक्स, वो बाद में सिखाएंगे। जर्नल के ही नाम है वो, कुछ स्पेशल पर्पस बुक्स हैं वो, लेकिन वो रिकॉर्डिंग हो रही है बस वहां पे। फर्स्ट बुक है वो हमारी ओरिजिनल एंट्री बुक, क्या बोलते हैं। अब मैं से जर्नल बोल रहा हूँ क्योंकि आपने जर्नल को देखा है। आगे जाके मैं आपको और चैप्टर भी सिखाऊंगा कि जर्नल ना बनाकर हम कैश बुक बना सकते हैं, जहां कैश की ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड होंगी हम। चलो खैर वो बात नहीं करते अभी, मतलब रिकॉर्डिंग जर्नल में होनी है। उसके बाद सेकंड चैप्टर क्या आएगा? लेजर। लेजर के बाद ट्रेवल्स। यहां तक बेटा बुक कीपिंग होगी, लेकिन अकाउंटिंग स्टार्ट हुई नहीं, आगे मिलेगी देखो अकाउंटिंग। किस चीज को करना है ये? समराइजिंग क्लासिफिकेशन किस का करना है? बिजनेस ट्रांजेक्शन्स का। किस नेचर की? कहते ये तो बुक कीपिंग थी, अकाउंटिंग कहते हैं मैं तो अभी स्टार्ट ही नहीं हुई। अभी तो अकाउंटिंग बुक कीपिंग को डिफाइन कर रही है, क्योंकि उसमें बुक कीपिंग भी इंक्लूड है। जब साइंस डिफाइन करेगी तो पहले फिजिक्स बताएगी, फिर केमिस्ट्री, फिर बायो। तो ये वो बात चल रही है। अब वो कहती है मैं अपनी बात कर रही हूँ, क्या लिखे है? इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट्स दे रहा हूँ। कहते फाइनल स्टेप तो रहेगा बताना, उसमें से रिजल्ट्स भी निकलेंगे। ये सबको रिकॉर्डिंग क्यों की हमने, ताकि क्या निकाले? जब आप एग्जाम के अंदर आंसर शीट लिखते हो वो रिकॉर्डिंग है बेटा। टीचर उसका क्या निकालता है? रिजल्ट। वो काउंटिंग है सिंपल फॉर्म में। तो रिकॉर्डिंग के स्टेप्स हैं आइडेंटिफाइंग, देखते हैं किसको किसको याद हुए। आइडेंटिफाइंग, रिकॉर्डिंग,
क्लासिफाइंग, ये बुक कीपिंग है, एंड इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट्स, ये अकाउंटिंग है। तो ओवरऑल मिला दे तो अकाउंटिंग बन गई। तो अकाउंटिंग में स्टेप 1 भी है जो बुक कीपिंग ही है, और स्टेप 2 उसका अपना है, रिजल्ट निकालना। और बात यहाँ खत्म नहीं होती अभी, ये तो एक डेफिनेशन है। रिजल्ट्स को आगे कम्युनिकेट भी किया जाता है। जैसे बेटा मैंने ना आपका पेपर चेक कर लिया, रिजल्ट्स मुझे पता है, तो पर मैं आपको बताऊंगा नहीं रिजल्ट्स, तो फिर फायदा क्या वो रिजल्ट निकालने। अगर मुझे आपको कम्युनिकेट ही नहीं करने तो रिजल्ट निकालने का फायदा नहीं है। तो उस रिजल्ट निकलने के बाद फिर उसको कम्युनिकेट किया जाता है। किसको बताया जाता है रिजल्ट, किसको बताए जाते हैं? और भी लोग हैं कई, है ना, इन्वेस्टर्स हैं, प्रोप्राइटर्स हैं, गवर्नमेंट है, एम्प्लॉइज हैं, हमारे क्रेडिटर्स हैं, बैंक लोन जिसने दिया वो है, डायरेक्टर्स, बहुत है, मतलब बहुत से लोग हैं। अब देखो, अब ये बातें कुछ स्टूडेंट को समझ नहीं आएंगी क्योंकि उनको पता नहीं क्रेडिटर्स क्या होते हैं, जर्नल सिखाएगा। इससे जो नए सुनते हैं वो ठीक है सुनते रहेंगे, बट जर्नल चैप्टर सिखाएगा क्रेडिटर्स कौन होते हैं, डेटर्स कौन होते हैं, ये उसी चैप्टर में जाकर समझ आएगा आपको। थ्योरी कहती जब भी रिजल्ट आएंगे सबको बता दो वो रिजल्ट्स, जो भी आपकी बिजनेस की इंटरेस्टेड पार्टीज है। इंटरेस्टेड पार्टीज मींस जो लोग बिजनेस के अंदर इंटरेस्टेड है। देखो अच्छा, आपके रिजल्ट में कौन लोग इंटरेस्टेड है? नंबर 1 में है कि मैं आपका टीचर हूँ, सबसे पहले रिजल्ट मुझे मिलता है। मान लो टेस्ट मैं चेक करूँ या कोई और टीचर चेक करे, मैं उन्होंने भी सबसे पहले मुझे बताना क्योंकि मैं इनका टीचर हूँ। फिर नंबर 2 कौन इंटरेस्टेड है? आप नहीं, पेरेंट्स बाद में, आप आपको बताएंगे तभी पेरेंट्स को बताएंगे, आपको चेक करवाएंगे, मार्क्स अपडेट करेंगे, एडिट करेंगे। थर्ड नंबर पे कौन है? पेरेंट्स। ऐसे ही स्कूल है, तो जब भी कोई रिजल्ट निकलता है उसमें पहले टीचर इन्वॉल्व है, फिर स्टूडेंट, फिर पेरेंट्स को इन्वॉल्व किया जाता है। स्टूडेंट चाहता नहीं वैसे पेरेंट्स इन्वॉल्व हो रिजल्ट्स में, स्टूडेंट कभी चाहता कि सर छोड़ो ना हमारे तक की बात है, बस बहुत है, आपस की बात है, नहीं, पेरेंट्स का राइट बनता है रिजल्ट को जानना, उनको बताया जाएगा, जबरदस्ती बताया जाएगा। आप नहीं बताओगे, हमारी मोबाइल ऐप बता देगी उनको, या हमारे मैसेज बता देंगे उनको, पेरेंट्स मीटिंग बता देंगे, और उनको कम्युनिकेट किया जाएगा, या वो खुद ही फ़ोन कर लेते हैं पूछने के लिए। मतलब उनको एक राइट बनता है क्योंकि उन्होंने पैसा लगाया है, दे आर द इन्वेस्टर्स बेसिकली। आपके पेरेंट्स कौन है? इन्वेस्टर। उनको पढ़ना कुछ नहीं है यहाँ पे बैठ के, बस वो इन्वेस्ट कर देंगे पैसा, बोले सर हम तो पैसा लगा सकते हैं बस, बाकी तो आपको देखना है कैसे प्लान है। दे आर द इन्वेस्टर्स ओनली। इसलिए हमारे बिजनेस में भी एक होता है इन्वेस्टर, एक होता है ओनर। ओनर तुम हो, जिस चीज का पैसा लगाया उसके ओनर तुम हो। तो तुम्हें पेरेंट्स ने अकाउंट दिला दी, फीस पे कर दी, वो बन गए इन्वेस्टर्स। इन्वेस्टर ओनर से बड़ा होता है, इससे सारी रिपोर्ट इन्वेस्टर करती है। तुम ओनर हो, तुम्हें तो पढ़ना है, और मैं एक एजेंसी हूँ जिसे हायर किया गया कि हमारे बच्चे को आप पढ़ाओगे, लाइक दैट, ठीक है। ऐसे बिजनेस होता है बेटा, बिजनेस में एक इन्वेस्टर होता है और एक ओनर। ओनर और इन्वेस्टर सेम भी हो सकते हैं, डिपेंड करते हैं। बड़े बिजनेस होते हैं ना, बड़े बिजनेस इन्वेस्टर होते हैं, जैसे 100 करोड़ चाहिए, फंडिंग चाहिए, कल को ये तुम एक नया स्टार्टअप करते हो, तो फिर एक आइडिया कौन लाते हो? तुम। पैसा मैं लगा दूंगा, मैं हो गया इन्वेस्टर, तुम्हारे पास है तुम खुद भी लगा लो। तो ओनर और इन्वेस्टर एक भी हो सकते हैं और अलग भी। लेकिन कुछ एजेंसीज होती है जिनसे हम सर्विस लेते हैं, एम्प्लॉयज, हमारे सप्लायर्स, बैंक से लोन लेते हैं तो बैंक भी इन्वॉल्व हो गया, गवर्नमेंट इन्वॉल्व होगी। अच्छा, गवर्नमेंट जबरदस्ती इन्वॉल्व हो जाती है उसे कोई इन्वॉल्व करता नहीं है, वो बोलते नहीं हमारे पास राइट है, हम आपके अकाउंट्स चेक कर सकते हैं। जैसे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, जीएसटी डिपार्टमेंट, ये होगी गवर्नमेंट। ये लोग सब हमारे अकाउंट्स के ऊपर वॉच करते हैं कि क्या हम टाइम पे जीएसटी दे रहे हैं, क्या हम इनकम टैक्स दे रहे हैं, लाइक दैट। ये बेटा पूरा अकाउंटिंग का मीनिंग है। रिजल्ट्स निकलने के बाद सबको बताए जाते हैं, वो है इंटरेस्टेड पार्टीज। ये पूरा चैप्टर आपके सामने अभी आने वाला है, ये मैंने ब्रीफ बताया अभी आपको, राइट। इसके 3 से 4 लेक्चर्स होंगे थ्योरी के अंदर, 3 लेक्चर्स में ऑलमोस्ट ओवर हो जाएगा। उसके बाद ये मेरे नोट्स के अंदर मैंने यहाँ पे जर्नल को रखा है, सिर्फ वैसे बताने के लिए कि जर्नल क्या होता है, क्योंकि वो जब हम फर्स्ट डे स्टार्ट करते हैं थ्योरी, जर्नल स्टार्ट हो जाता है साथ के साथ। तो आपके साथ वैसा ही है, यहाँ थ्योरी पढ़ोगे, नेक्स्ट डे आके जर्नल पढ़ोगे। तो कल सब लोग 2:15 पे होने चाहिए क्लास में जो नए स्टूडेंट्स हैं। तो जर्नल की बातें हम जर्नल में करेंगे, अभी छोड़ देते हैं यहाँ पर। ये मैंने कल करवाया था। अब देखो जो जो लेक्चर आप स्टार्ट कर रहे हो नए स्टूडेंट्स, वहाँ पे ओल्ड स्टूडेंट पहुँच चुके हैं, खत्म भी कर दिया उन्होंने। कल उन्होंने मेरे साथ क्या किया था? ट्रेडिशनल अप्रोच। पर खैर इस थ्योरी को भी हमें नहीं पढ़ना, और आपको अभी पढ़ना भी नहीं है, इस चैप्टर की थ्योरी नहीं है, ये नोट्स मिक्स किए हुए हैं। फर्स्ट चैप्टर थ्योरी जो अभी मैं कराऊंगा वो है सर। तो जर्नल को स्किप कर देते हैं एक बार। तो हमारा बुक कीपिंग का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है
वो यहाँ स्टार्ट हो जाएगा बेटा, यहाँ आगे क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन 1 क्या था आज का, क्वेश्चन 2 क्या है, जो चीजें मैं स्किप कर रहा हूँ वो अलग चैप्टर्स हैं, उनको वहीं जाके पढ़ेंगे। एक दिन आपको जर्नल की थ्योरी करवाएंगे, अभी तो जर्नल हमने किस में किया, न्यूमेरिकल्स में। जर्नल की थ्योरी भी आती है, तो थ्योरी में अलग चीजें करेंगे। जर्नल के एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है, तो थ्योरी तो हर चैप्टर की होगी। नंबर 3, थर्ड क्वेश्चन में आते हैं। अभी मैंने जो सिखाया आपको बुक कीपिंग और काउंटिंग में, क्या सिखाया, सिस्टमेटिक स्टेप्स, प्रोसेस। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये बन गया, व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग, या इसको क्या बोलते हैं, अकाउंटिंग। इसके अंदर आपको अकाउंटिंग इक्वेशन का नाम कहीं नहीं मिलेगा, क्योंकि वो एक रफ चैप्टर है प्लस माइनस के लिए। ये स्टार्ट होगा आइडेंटिफिकेशन से। नंबर 1 देखो, जो बातें मैंने आपको अभी ओरली समझाई थी, ये आपका क्वेश्चन बन गया कि जब अकाउंटिंग साइकिल करेंगे तो हमारा पहला स्टेप क्या है, आइडेंटिफाइंग द फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस। इसको एक बार रीड करो, मैं वैसे समझा दिया आपको सारा, रीड करो। हमारा पहला पहला मेन कंडीशन क्या था, कौन सी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होंगी, फाइनेंशियल नेचर में, मनी की टर्म्स में। दूसरा उसका, हाँ, और आप कहीं भी पेमेंट करते हो रसीद लेना मत भूलो, वही उसका क्या है, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। अच्छा देखो, मान लो ये मोबाइल मेरा है, ये कैसे प्रूव होगा, बिल, यस, बिल मेरे पास है। ये तो मोबाइल यहाँ पड़े, आप उठा लो, मान लो अभी ये मोबाइल समर ने उठा लिया, तो किसका बन गया, ये समर का, पर मैं उनसे वापस ले लूंगा, वो रख ही नहीं सकता किसी, क्योंकि उसको पता है कि इसका एक बिल है, और बिल किसके नाम पे है, मेरे नाम पे, तो मोबाइल मेरा हो गया। मगर मोबाइल की कोई पहचान नहीं किसका है, सिर्फ बिल होना ही इसकी पहचान है। नीचे गाड़ी खड़ी है, चाबी यहाँ पड़ी है ऑफिस में, तुम उठा के ले जाओ, तो गाड़ी आपकी होगी। जब मैं क्लेम करूंगा तो पुलिस क्या बोलेगी, बिल लाओ इसका, जो बिल लाएगा गाड़ी उसी को दे दी जाएगी, गाड़ी बिल मेरे नाम पे, तो बिल क्या है बेटा, डॉक्यूमेंट्री। एक एक 1 रुपीज का, 1 रुपए का बिल 20 लाख की गाड़ी को आपके नाम पे कर देते हैं। वही बिल अगर आपके नाम पे नहीं है तो गाड़ी आपकी है ही नहीं, जिसके नाम से बिल कटवाओगे वही ले जाएगा फिर, चाहे पैसे आपने दिए हो। इसलिए हो सकता है मेरी गाड़ी मेरे नाम पे ना हो, मेरे कजन के नाम पे हो, तो फिर कजन ले जाएगा, बोलेगा प्रूव करो। कैसे प्रूव करोगे, बिल तो मेरे नाम से कटवाया है, तो गाड़ी तो मेरी होगी। तो एक जो 1 रुपए का जो प्रिंट आउट होता है ना, वो लाखों रुपए का होता है। आपका मोबाइल 1 लाख का है, अगर खराब हो गया 1 महीने बाद, वारंटी किस बेस पे मिलेगी, बिल, बोलेंगे बिल लेके आओ। उनको पता है नया मोबाइल है, अभी तो लॉन्च हुआ है, लेकिन बोलेंगे बिल लेके आओगे तो ही वारंटी मिलेगी, तो ही हम आपको चेंज करके देंगे या ठीक करके देंगे। तो बिल जो है ना, वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, उसे बोलते हैं डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, प्रूफ, प्रूफ भी लिख सकते हो। और जिन चीजों का नहीं है उनको रिकॉर्ड नहीं करेंगे। दूसरे कॉन्सेप्ट बेटा जो नॉन फाइनेंशियल है, लाइक जितनी भी चीजें हैं बेटा, ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ बैठकर तुम जो पढ़ रहे हो और मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं कितना हार्डवर्क कर रहा हूँ आपके ऊपर, कितना दिल से पढ़ा रहा हूँ, ऑनेस्टली पढ़ा रहा हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और मेरी नॉलेज कितनी है, एक्सपीरियंस कितना है, ये बातें बहुत मैटर करती है कि आप लोग यहाँ पढ़ोगे या नहीं पढ़ोगे। लेकिन ये कहीं रिकॉर्ड नहीं होंगी, दीज आर नॉट रिकॉर्ड। इवन उसके बाद इंस्टीट्यूट के रिजल्ट्स क्या है, ये बहुत मैटर करते हैं, पर ये कभी रिकॉर्ड नहीं होगा, क्योंकि ये नॉन फाइनेंशियल है, इसमें मनी इन्वॉल्व नहीं है। तो इसलिए जिस ट्रांजेक्शन में मनी इन्वॉल्व नहीं है, चाहे वो कितनी भी इंपॉर्टेंट हो बिजनेस के लिए, उसे रिकॉर्ड नहीं किया जाता। तो सबसे पहले ये चेक होता है कि जिस ट्रांजेक्शन को आप रिकॉर्ड करने जा रहे हो जर्नल में, उसके अंदर फाइनेंशियल अमाउंट है या नहीं है। दूसरा, जब हम रिकॉर्ड करेंगे, सेकंड स्टेप क्या है बेटा, रिकॉर्डिंग। जब रिकॉर्ड करेंगे तो आइडेंटिफाइंग जो ट्रांजेक्शन्स होती हैं आइडेंटिफाइड, उनको सबसे पहले रिकॉर्ड किया जाता है किसके अंदर, जिसको नाम बोलते हैं जर्नल। उसका और नाम भी बनेगा आगे आके, क्या बनेगा, सब
जर्नल या सब्सिडरी बुक्स। तो आप अपनी बुक्स में जाओगे तो जर्नल के बाद नेक्स्ट चैप्टर ये मिलेगा। नेक्स्ट चैप्टर ये नहीं होगा कि लेजर है, आपके बुक में नेक्स्ट चैप्टर होगा सब्सिडरी बुक्स, कैश बुक। वो जर्नल का सब्सिट्यूट है। तो जर्नल के बाद मैं आपको सिखाऊंगा, एक बार चलो लेजर सिखा देंगे वैसे ही। अगर मैं आपको बताऊंगा कि जर्नल अगर नहीं बनाना, एक स्टूडेंट बताया सर आई डोंट लाइक जर्नल, तो फिर जर्नल छोड़ दो। जर्नल का क्या है? सब्सिट्यूट। हम जर्नल की जगह पे सब जर्नल बना सकते हैं, सब्सिट्यूट बना सकते हैं। मीन्स कहीं भी रिकॉर्ड करो, रिकॉर्ड तो करना है। जर्नल बनाओ या सब जर्नल, बनाना तो पड़ेगा ही। ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड तो करनी ही पड़ेगी, उसके बाद ही तो जाएगी लेजर में। और जब लेजर में जाएगी उसको क्या बोलेंगे? क्लासिफिकेशन। अभी आपको थ्योरी में क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, डिफाइन अकाउंटिंग प्रोसेस, डिफाइन अकाउंटिंग साइकिल। तो 3 to 4 मार्क्स में थ्योरी आएगी। अदरवाइज सीखोगे न्यूमेरिकली, इसको थ्योरियों से याद करना है। अब क्लासिफिकेशन का मीनिंग क्या है? ग्रुपिंग द ट्रांजेक्शन ऑफ सेम नेचर एट वन प्लेस। अब एग्जाम्पल कंटिन्यू करते हैं। मैंने आपको जो भी कुछ लिखवाया आपने कहाँ नोट किया? रफ कॉपी में। फिर मैं चला जाता हूँ, नेक्स्ट टीचर आता है, वो बिजनेस स्टडीज आपको पढ़ाते हैं, वो नोट करवाते हैं। ये सब चीज़ रफ कॉपी में आ गई, मिक्स होगी, ये बन गया ओरिजिनल एंट्री बुक, जर्नल। रेंट पे किया, रेंट रिकॉर्ड कर लो, गुड्स परचेज की, वो रिकॉर्ड कर लो, चलते रहने दो। फिर लेजर जब बनेगी तो वहाँ ग्रुपिंग हो जाएगी। जैसे आप घर जाके बिजनेस स्टडीज का जो भी कुछ नोट करवाया टीचर ने, वो कहाँ नोट करोगे? बिजनेस स्टडीज की नोटबुक में। ऐसे करते करते बिजनेस स्टडीज की नोटबुक में किसका वर्क हो जाएगा? बिजनेस। मैथ्स की नोटबुक में मैथ्स का, अकाउंट्स की नोटबुक में अकाउंट्स का। तो ग्रुपिंग होगी कि नहीं? हमने ग्रुपिंग कर दी कि जो बात अकाउंट्स की है वो अकाउंट्स की नोटबुक में जाएगी, जो बात बिजनेस स्टडीज के वो बिजनेस स्टडीज में। दिस इज कॉल्ड क्लासिफिकेशन। जो मैंने आपको घर की एग्जाम्पल समझाई कि शॉपिंग करते हुए तो मिक्स करते हो शॉपिंग। आप बिग बाजार चले जाओ, सारा सामान एक जगह मिल गया आपको, शॉपिंग कर लो, बैग भर के ले आओ, और घर आके तो उसको क्लासिफाई करना पड़ेगा। आप ग्रोसरी आइटम के साथ थोड़ी टी शर्ट रख सकते हो अपनी, कि आप टी शर्ट लेने जा रहे हो तो भी वहीं जा रहे हो, एक तरफ बड़े अनियंस एक तरफ बड़ी है टी शर्ट, ऐसा नहीं होगा। खरीद सकते हो इकट्ठी, पैकिंग एक साथ हो सकती है बॉक्स बन के, घर आके तो अलग अलग कर लो। तो आपको पता है टी शर्ट का प्लेस अलग है घर में, अनियंस का अलग है, दोनों को अलग अलग रखो, क्योंकि दोनों की नेचर क्या है? अलग अलग है, डिफरेंट है। इसलिए हम नेचर के हिसाब से हर ट्रांजैक्शन को एक प्लेस पे फिट कर देते हैं, वो होती है क्लासिफिकेशन। और ये काम होता है लेजर में। दिस इज डन वेयर? इन लेजर। समझ रहे हो बेटा? थ्योरी को समझने के लिए, याद करने के लिए हमें न्यूमेरिकल आनी चाहिए, बट हमें मजबूरी है, थ्योरी पढ़नी पड़ेगी स्कूल एग्जाम में, क्योंकि आनी है। अगर स्कूल एग्जाम में ना आती तो हम और डिले कर देते इसको। तो ये वाले सब अकाउंट्स बनेंगे बेटा आपके। जर्नल में हम इन अकाउंट्स को रिकॉर्ड करते हैं, सेल्स अकाउंट, परचेज अकाउंट, कैश अकाउंट। बट ये अकाउंट्स बनेंगे कहाँ? लेजर में। तो लेजर ज्यादा इंपॉर्टेंट बुक है, ये जर्नल से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आगे जाके हम जर्नल को करेंगे नहीं, हम कहाँ से देखेंगे बैलेंस? फॉर एग्जाम्पल आपने फीस पे की 10,000, मैंने जर्नल में 10,000 लिखा, बट जब आपका अकाउंट बनाया वहां गलती ली थी 1,000। अब जब आपका फोन आएगा कि सर मेरा बैलेंस क्या है, तो मैं बोलूँगी आपकी फीस है 30,000, 1,000 हमने पे की हुई है, बैलेंस है 29। आप सरप्राइज हो गए, सर 29 कैसे? 1,000 थोड़ी पे की हमने आपको, और मेरे पास 1,000 लिखा हुआ है, क्योंकि लेजर में गलती होगी। अगर लेजर में गलती होगी तो बैलेंस निकालने में भी गलती हो जाएगी, ट्रायल बैलेंस जो बनेगा वो भी गलत बनेगा, जर्नल चाहे ठीक ही क्यों ना हो। इसलिए लेजर बहुत इंपॉर्टेंट बुक है। इसलिए जब आप +2 ऑनवर्ड्स मिलोगे मुझे नेक्स्ट ईयर, ज़्यादातर चैप्टर्स में हम लेजर बनाएंगे, जर्नल कभी भी बनेगा। और जर्नल हमारी बेसिक नॉलेज है, जैसे इंग्लिश में ABC आपको आती है, ये बेसिक नॉलेज है। ग्रामर, सेंटेंस मेकिंग क्या है? बेसिक नॉलेज। तो हम जो इंग्लिश करते हैं उसमें ग्रामर नहीं सिखाते आपको, ABC नहीं सिखाते, लेकिन है तो वही ना। तो जर्नल हमारा ABC है, उस पर जितना टाइम लगाया जाए उतना कम है, हम दिल खोल के टाइम लगाते हैं उस पर। ओल्ड बैच में से जर्नल ही हुए अभी तक 1.5 महीने में, ठीक है, लेकिन वो नाउ दे आर परफेक्ट। एक दिन में परफेक्ट कोई नहीं होता, टाइम लगता है। नेक्स्ट, समराइजिंग। हम इस लेजर के बैलेंसेस को निकाल के कहाँ ले जाएंगे? ट्रायल बैलेंस में। ट्रायल बैलेंस बनेगा, और ट्रायल बैलेंस तक यू कैन से बुक कीपिंग है, या यहाँ तक बुक कीपिंग है। कई बुक सही कहते हैं कि लेजर तक बुक कीपिंग है, कुछ ऑथर्स कहते हैं कि नहीं, ट्रायल बैलेंस तक भी बुक कीपिंग है।
तो ट्रेवल्स इन बिटवीन स्टेज आ गई, जहां से बुक कीपिंग एंड होती है, जहां पर बुक कीपिंग एंड होती है और अकाउंटिंग स्टार्ट होती है। जैसे एलओसी नहीं होता, अब ये हमारी सपोज एलओसी है, तो इंडिया यहाँ पे खत्म हो गया और पाकिस्तान स्टार्ट हो गया, नो मैंस लैंड होती है। तो एक कॉमन लैंड होती है, वो ना इंडिया की है ना पाकिस्तान की, वहां तक तुम जा सकते हो, वहां तक तुम खड़े हो सकते हो। एक स्टेप आगे बढ़ाओ, फायरिंग स्टार्ट, एक स्टेप भी आगे बढ़ा दिए गलती से, अगर एक स्टेप आगे चले गए, एलओसी तक जा सकते हो अपनी, है ना, अब गए भी हो गए कहीं ना कहीं, एलओसी देखी होगी आपने। उसके बाद पाकिस्तान स्टार्ट होता है, उसके बाद चाइना स्टार्ट होता है, कुछ भी उसके बाद है वो, एक लेवल तक इंडिया रहता है। इसलिए बेटा आपका ये जो ट्रायल बैलेंस है ना, वो एलओसी है। ट्रायल बैलेंस से पहले का काम बुक कीपिंग और उसके बाद का अकाउंटिंग। इसे ट्रायल बैलेंस को कई बार अकाउंटिंग का पार्ट मान देते हैं, कई बार बुक कीपिंग का, क्योंकि कॉमन हो गया, दोनों का कॉमन लैंड होगी। उसके बाद क्या होना है बेटा, वो मेन काम है, जब ट्रायल बना लोगे वहां से अकाउंटिंग स्टार्ट होगी, और वहां पर हम एक चैप्टर करेंगे ग्रैंड फिनाले। ग्रैंड फिनाले हमारे अकाउंट्स का, +1 का ग्रैंड फिनाले क्या है, फाइनल अकाउंट्स। उस चैप्टर को करने के लिए हम आपको पूरा सिलेबस सिखाएंगे सर, एक चैप्टर के लिए। अब ग्रैंड फिनाले के लिए सब टूर्नामेंट्स होते हैं, जितने मैच होते हैं किसके लिए होते हैं वो, तो ऐसे बेटा हम वहां तक पहुंचेंगे, और वहां जाके एक अकाउंट बनेगा, एक महान अकाउंट, बहुत बड़ा अकाउंट, जिसको बोलते हैं, हाँ, अभी ट्रेडिंग पर चाहे भूल भी जाओ कोई बात नहीं, कॉमन नेम क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस। ये तो पर्पस है, ये देखना कि रिजल्ट क्या है, प्रॉफिट है या लॉस है, और साथ में हमारी बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन क्या है। प्रॉफिट लॉस के अलावा एक चीज और जाननी होती है हमें, फाइनेंशियल पोजीशन, जिसके लिए हम बनाते हैं बैलेंस शीट। क्या बनाते हैं, अकाउंटिंग क्वेश्चन में बनाई थी ना, याद होगा आपको, बैलेंस शीट। और बैलेंस शीट में 2-3 चीजें लिखते हैं, क्या लिखते हैं, हमारी बिजनेस की एसेट्स क्या हैं, ए फॉर एसेट्स, लाइबिलिटीज क्या हैं, और ये हमेशा इक्वल मिलेगा। हमारी बिजनेस की जितनी भी एसेट्स होंगी वो किसकी इक्वल होंगी, पर ये बात उसी को समझ आएगी जिसने अकाउंटिंग क्वेश्चन कर दिया। तो बार बार क्या सामने आ रही है कि थ्योरी करने से पहले अगर 2 चैप्टर कर लिए जाएं, जर्नल एंड तो बेटर है, पर जिन्होंने नहीं किए वो 1 मंथ में कर लेंगे। जिस दिन कर लोगे उस दिन ये बात समझ आ जाएगी कि सर ने जो बोला था, अच्छा ये बोला था कि फाइनेंशियल पोजीशन का मतलब मेरे पास क्या एसेट्स है। अच्छा अगर हम नॉर्मल बात करें, जैसे अगर मैं बोलूँ मेरे पास गाड़ी है, बंगला है, पैसे हैं, गोल्ड है, बैंक बैलेंस है, कैश है, प्रॉपर्टी है, तो इसका मतलब मैं क्या बता रहा हूँ अपनी, तो मेरी पोजीशन स्ट्रॉन्ग है या वीक है, इनमें से कुछ भी मेरे पास नहीं है, वीक है ही नहीं कुछ। अगर मैं बैंक के पास जाके बोलूँ कि मेरे पास है तो कुछ नहीं, मुझे लोन दे दो, तो बैंक लोन देगा, बोले कुछ तो लेके आओ, आपके पास कोई गाड़ी होगी, कोई घर होगा, कोई प्रॉपर्टी होगी आपके नाम पे, मैं कुछ भी नहीं है, फिर भी लोन दे दो, मेरे पे ट्रस्ट करो, मैं भागूंगा नहीं, क्या बैंक करेगा ट्रस्ट, बोले जब आपके कुछ है ही नहीं तो ट्रस्ट कैसे करें। ट्रस्ट फेस देखे थोड़ी होता है कुछ, यू शुड हैव समथिंग जिसको आप क्या करो, गिरवी रखो, प्लेज करो कि हाँ ये प्रॉपर्टी में रख रहा हूँ गिरवी, इसके ऊपर क्या दे दो, लोन। तो ऐसी बेटा हमारी बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन होती है, जो किससे होती है, एसेट से। लायबिलिटी और कैपिटल तो उसके 2 सोर्स हैं कि पैसा या तो यहां से आया है या फिर यहां से आया। इसको भी अगर भूल जाए तो सिंपल, इतना समझते हो सब लोग, अगर थ्योरी फर्स्ट डे भी आपका न्यूमेरिकल्स भी नहीं किया अगर आपने, इतना समझते हो आपकी बिजनेस के बाद जितनी एसेट्स होंगी उतना आपका बिजनेस क्या माना जाएगा, रिच। अब जिसका चंडीगढ़ में अपना घर है, उसके पास अपनी 2-4 शोरूम्स हैं, तो वो तो सॉलिड बंदा हो गया, उस पर तो हर कोई ट्रस्ट करेगा, उसे 4-5 करोड़ का लोन तो ऐसे ही मिल जाएगा। प्रॉपर्टीज होनी चाहिए आपके पास अपनी, दैट इज कॉल्ड एसेट्स, सिंपल। तो ये है फाइनेंशियल पोजीशन। तो बिजनेस की बुक्स बनाने का पहला टारगेट है ईयर के एंड पे जाके ये बताना प्रॉफिट हुआ या लॉस, दूसरा क्या बताना, फाइनेंशियल पोजीशन। यहां जाके हमारी अकाउंटिंग खत्म हो जाती है। लेकिन अकाउंटिंग में कुछ और स्टेप्स भी आते हैं बेटा, समराइजिंग में देखो सब कुछ आ गया ना, ओनली ट्रायल बैलेंस नहीं है, ट्रायल बैलेंस के बाद क्या निकालना, प्रॉफिट और लॉस, लेकिन उसके बाद एक स्टेप और आता है, क्या आता है, इंटरप्रिटेशन। ये कुछ किया आपने कभी लाइफ में आज तक 10th क्लास तक, इंटरप्रिटेशन का मीनिंग क्या होता है, किसी को पता है क्या होता है, इंटरप्रेटिंग का मीनिंग क्या होता है, यस ऋत्विक बताओ।
सर कोई रिपोर्ट बनाना है जिसके आवधे का जैसे ना पूरा रिपोर्ट देख लिया अपना, उसी के ऊपर वर्क करना ताकि वो फ्यूचर में हमारे हेल्प करे। एक्सीलेंट, इसकी रिपोर्टिंग करना, रिपोर्ट बनाना, एनालिसिस करना। फॉर एग्जाम्पल ये आपके साथ होता है हर साल, मैं दिखाता हूँ कैसे होते हैं। रिजल्ट का डे जिस दिन होता है, जिस दिन रिजल्ट का डे होता है उस दिन स्कूल जाते हो। स्कूल आपको बोलते हैं आपका ये रिजल्ट है, और आपको एक रिजल्ट कार्ड दे देते हैं, बोलता है पेरेंट्स के साइन करके लाना। देते होंगे 7th 8th 9th 10th क्लास में। 10th में बोर्ड था, उससे पहले के जितने एग्जाम हो तो स्कूल में हुए, तो रिपोर्ट कार्ड किसने बनाया था? स्कूल में। तो ये रिपोर्ट कार्ड होता है आपका, जिसमें आपके ऐसे कुछ मार्क्स दिए होते हैं। आपका असेसमेंट 1 असेसमेंट 2 ऐसे रिजल्ट्स होते हैं ना आपका, है ना। SCFA होते थे ना आपके, पूरा एक रिपोर्ट कार्ड बनता है। वो कहते हैं घर लेके जाओ, पेरेंट्स को दिखाना। जब आप पेरेंट्स को दिखाते हो तो एक मीटिंग हो जाती है अपने आप ही। जब आपके मार्क्स कम आते हैं, मान लो बहुत ज़्यादा कम आते हैं, तो बोलते हैं कोई बात नहीं, रुक जाओ, अभी खाना खाने के बाद बात करते हैं। तो खाना खाने के बाद खाना खाने के बाद सब लोगों को बुला लिया जाते हैं, जितने लोग भी घर में होते हैं, और आपको बीच में बिठा के बात होती है आपसे। तो वो क्या है? एनालिसिस, इंटरप्रिटेशन, उसे बोलते हैं एनालिसिस या इंटरप्रिटेशन। हम ये देखते हैं कि जो रिजल्ट सामने है वो तो सामने है, उसके रीजंस क्या है, कॉज क्या है। फिर आपको चल रहा है बेटा आपकी जो मैथ्स में ये जो 40 मार्क्स आए हैं मैथ्स में, ये क्यों आए हैं। अच्छा, आपके उससे बहुत अच्छी ट्रिक होती है, आप बोलते हो मुझे ट्यूशन में समझ नहीं आता कुछ भी। पूरी गलती किसकी निकाल देते हो? ट्यूशन की। ट्यूशन टीचर की निकाल दो बस। पेरेंट्स का आपसे ध्यान हट गया, पहुंच जाते हो नेक्स्ट ट्यूशन पे। किससे बच्चा कह रहा है कुछ समझ ही नहीं आ रहा हमें, आप क्या पढ़ा रहे हो, उसको कुछ समझ ही नहीं आता। अब टीचर भी हैरान होता है कि मैं तो पढ़ा रहा हूँ, मेहनत कर रहा हूँ, बच्चे के मार्क्स ही नहीं आ रहे। फिर वो बच्चे पे फेंक देता है बात। बोलता है देखो ऐसा ही है, मैं तो पढ़ाता हूँ लेकिन ये होमवर्क ही नहीं करता, डेली होमवर्क नहीं करता, डाउट्स लेता नहीं ये। अब पेरेंट्स फिर आपके साथ हैं कि बेटा सर तो ये कह रहे हैं कि आप नहीं होमवर्क करते। ये जो हो रहा है ये क्या हो रहा है? एनालिसिस। रिजल्ट कुछ नहीं निकलना, बस एनालिसिस हो रही है कि किसी रिजल्ट पे पहुंचा जाए। रिजल्ट तो बन चुके आपका, अब आपके अगर 40 मार्क्स आने थे तो आ चुके हैं ना वो तो, सिर्फ उसके हम कोज ढूंढ रहे हैं। व्हाट इज द कोज? तो हो सकता है कोज सामने आ जाए, हो सकता है टीचर मेच्योर हो और वो बैठ के काउंसलिंग करे आपकी, और वो देखे कि बेटा क्या रीज़न है, मैंने जो समझाया आपको समझ तो आ गया, फिर भूल कैसे गए आप, फिर एग्जाम में जाके क्या हो गया कि आप उसको रोंग कराए। तो ऐसे एनालिसिस होते हैं, उसकी एक पूरी रिपोर्ट बनती है। ऐसे बिजनेस में होते हैं जब बिजनेस का प्रॉफिट कम आता है या ज्यादा आता है तभी रिपोर्ट बनती है। रिपोर्ट बननी है, किसके रीजन क्या रहे। तो रीजन क्या समझाते हैं, इस बार सेल ज्यादा होगी, या इस बार सेल के अंदर प्राइस ज्यादा मिल गया हमें कस्टमर से, सीजन अच्छा लग गया, या वाइस वर्सा, इस बार सीजन लगा ही नहीं, इस बार सेल हुई नहीं। ये रीजन है लॉस का। तो इसको बोलते हैं इंटरप्रिटेशन। जो रिजल्ट सामने है उस रिजल्ट के ऊपर एनालिसिस करना, रिपोर्ट बनाना। तो इसलिए जब भी आपका रिजल्ट आता है आपके पेरेंट्स इस पे रिपोर्ट बनाते हैं, वो सोचते हैं इसके ऊपर कि रिजल्ट कम क्यों है, फिर वो समझते हैं बात को कि क्या रीजन है। अच्छा, कई बार पेरेंट्स इतना समझ चुके हैं तो उनको रीजन पता होता है कि हमारा बच्चा ही ऐसा है, ये पढ़ता ही नहीं। फिर वो कभी टीचर जाते नहीं, बस आपको एक दो लगा देते हैं, डांट देते हैं आपको, आपकी फैसिलिटीज बंद कर देते हैं, लैपटॉप फोन छीन लेते हैं आपसे, हो गया ट्रीटमेंट आपका। क्योंकि वो एनालिसिस कर चुके हैं, उनको पता है कि ऐसा ही है ये, टीचर के पास क्या जाना, क्योंकि टीचर अपनी बात वही बोलेगा सेम। उनको पता है कि ये पढ़ता ही नहीं है। तो बेसिकली एनालिसिस हो चुके हैं, या तो वो रिपीट हो रहे हैं बस, कि हमें पता है ये पढ़ता नहीं, ये रिजल्ट आना है इसका, अब इसका ये बंद करो, सब मोबाइल गेम्स लैपटॉप स्पोर्ट्स सब बंद कर दो, इसको लोग घर बैठ और पढ़। ये भी तो एक रिजल्ट निकला कि अगर आपके मार्क्स 40 से 80 पे लेके जाना है आपको, तो आपको फिर स्टडी में लगाना पड़ेगा। सिर्फ ट्यूशन रखने से नंबर नहीं आएंगे, आपको ही तो पढ़ना पड़ेगा ना। मेरा रोल तो सिर्फ इस 1.5 घंटे के अंदर है बस, उसके बाद आप आगे जाके क्या करते हो लाइफ में, उसमें तो मुझे पता ही नहीं कुछ। तो अगर पढ़ते हो तो रिजल्ट आएगा। तो इसलिए बेटा ये एनालिसिस बहुत ज़रूरी है, इसको बोलते हैं इंटरप्रिटेशन। यहाँ पे लिखा है देखो, रिपोर्ट्स बनाना, सब चीज़ें। इसके ऊपर आपको +2 में सिलेबस आएगा, बुक 3। अभी आपको नहीं पता लेकिन आगे आके फेमस हो जाएगी। +2 के अंदर अकाउंट्स की 3 बुक्स हैं, मतलब 3 तरह के अकाउंट्स आएगी +2 में। ये +1 में सिर्फ आपका वेलकम है अभी, +2 में अकाउंट्स बहुत टेक्निकल हो जाती है, इसलिए +1 में नहीं पढ़ोगे तो बहुत पछताओगे +2 में जाके। बुक 1, बुक 2, बुक 3। बुक 3 ये है जिसको बोलते हैं एनालिसिस। क्या बोलते हैं? एनालिसिस। एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट मीन्स
प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट। मतलब हम इनको बनाएंगे, फिर इनको भी क्या करेंगे, एनालिसिस, एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अच्छा, एनालिसिस करने का फायदा कहीं नहीं अगर आप उसको कम्युनिकेट नहीं करोगे। मैं पेरेंट्स को बोलूँगा मैंने सब बातें समझ ली, मुझे रीजन समझ आ गया, पर मैं बताऊंगा नहीं आपको। मैं एनालिसिस कर चुका हूँ लेकिन इसकी रिपोर्ट आपको सबमिट नहीं करूंगा, फिर फायदा क्यों एनालिसिस करने का। इसलिए वो रिपोर्ट आगे सबमिट की जाती है, उसको बोलते हैं कम्युनिकेशन। तो दो चीज़ें कम्युनिकेट होती हैं, एक वही रिजल्ट्स, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट दी जाती है किसको, ओनर को, इन्वेस्टर को, बैंक को, गवर्नमेंट को, और साथ में क्या दी जाती है, एनालिसिस रिपोर्ट, कि इस साल की प्रॉफिट्स ये हैं और प्रॉफिट्स ज़्यादा हुए या कम हुए उसके ऊपर हमने एक रिपोर्ट तैयार की है, ये उसकी रिपोर्ट है। जैसे रेनिंग हुई 2 दिन लगातार, ठीक है, वो तो एक इंफॉर्मेशन आपके पास भी है या मैंने बताई आज आपको, थी आपके पास, पर इस कारण से कहाँ कहाँ कितना लॉस हुआ, हिमाचल में क्या लॉस हुआ, कितना हुआ, पंजाब में कितना हुआ, दिल्ली में कितना हुआ, बारिश तो पूरे नॉर्थ में हुई है, इसके ऊपर क्या बनेगी, एक रिपोर्ट। ये न्यूज चैनल्स का काम है, वो यही काम कर रहे हैं आजकल, इसके ऊपर क्या बना रहे हैं, रिपोर्ट, और बहुत अच्छे से उसको एक्सप्लेन किया जा रहा है, और हम लोग इंटरेस्टेड होकर बैठे रहते सामने। तो उनका यही काम है, रिपोर्ट बनाना और आपको बताना दिल्ली का क्या हाल चाल है, वो आपको यहीं बैठ के बताना। तो है, अब बारिश हो रही है ये बताएं कि आपको बता रहे हैं कि बारिश हो रही है दिल्ली में, बोलो ये तो हमें पता ही है, लेकिन उसके बाद क्या हुआ, बारिश के कारण क्या नुकसान हुआ, ये बताओ, ये है रिपोर्ट। हाँ जी। सर रिपोर्ट से कॉमेंशियल एजेंसी बनाती है, वो न्यूज़ चैनल से प्रेजेंटेशन का काम करती है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, न्यूज चैनल्स अपनी रिपोर्ट करते हैं, उनके रिपोर्टर्स होते हैं, वो जहाँ जहाँ फ्लड आया वहाँ जाते हैं, लोगों से बात करते हैं, माइक लेके, देखा हो नहीं आपने, वो ठीक तो है। वो फिर वही करें, गवर्नमेंट कहाँ करे, गवर्नमेंट पहुंची नहीं वहाँ, नहीं गवर्नमेंट का जैसे काम होता है कि प्रॉपर उसका वो बाद में करेंगे, ओके। लेकिन न्यूज चैनल सेम डे बताते हैं। ठीक है, जिस दिन बारिश हुई उसके नेक्स्ट डे न्यूज चैनल पहुंच गया, गवर्नमेंट थोड़ी पहुंची। वही तो रो रहे हैं वो लोग बेचारे कि गवर्नमेंट तो आई नहीं, जिसको हमने इलेक्शन में वोटिंग की थी वो तो घर में खुद ही बैठा हुआ है, डरते हुए बाहर नहीं निकल रहा। न्यूज चैनल का रिपोर्टर ट्रैक्टर पे बैठ के गांव में जा रहे हैं, घर तक जा रहे हैं, उनके घर में जाके माइक लेके, वो लोग कभी टेलीविजन पे आए ही नहीं थे, अब आगे, उन्होंने सोचा ना कभी कि मैं कभी आऊंगा नेशनल चैनल पे, आगे वो, उनको रिपोर्ट, अब वहां तक गवर्नमेंट थोड़ी पहुंची है, उन लोगों का हाल हमें किसने बताया, न्यूज चैनल पे, दैट इज कॉल्ड रिपोर्ट। गवर्नमेंट तो बहुत बाद में करेगी, गवर्नमेंट आधे रिकॉर्ड तो छुपा ही लेगी, अगर 50 लोगों की डेथ हुई तो 20 ही बताएगी, वो ऐसे बताएगी। सही काम है न्यूज चैनल्स का, अगर वो लोग ऑनेस्टली काम करें। खैर, अकाउंटिंग का पर्पस समझा के सबको, कि आइडेंटिफिकेशन से लेकर कम्युनिकेशन तक, तो ये बहुत अच्छे से हो गया है, अब आपको ऑलमोस्ट याद हो गया होगा। स्टेप्स गिने, कितने स्टेप्स है बेटा, आइडेंटिफाइंग, क्लासिफाइंग, कम्युनिकेशन में आगे खत्म हो जाता है काम, तो अकाउंटिंग में सारे इन्वॉल्व हैं। तो 12th क्लास तक सारे आ जाएंगे स्टेप आपको, आधे स्टेप्स आपको +1 में मिलेंगे, बाकी आधे 12th में। तो +2 के पूरा सिलेबस करने के बाद अगर थ्योरी करोगे +1 की तो ज़्यादा समझ आएगी, ये एक पॉइंट है, पर अभी मजबूरी में करनी पड़ेगी, याद करनी है हमें एग्जाम्स के लिए, बस समझ हमें +2 के बाद ही आएगी प्रॉपर। हाँ जी, आगे चलते हैं, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग के फंक्शंस क्या हैं, ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, ये मैंने को फर्स्ट पेज पे भी दिए हैं, क्योंकि शुरू में स्टूडेंट को बताना था कि अकाउंटिंग क्यों कर रहे हैं, क्या पर्पज है अकाउंटिंग करने का। नंबर 1, हाँ जी, नंबर 1, इसलिए अब आप फर्स्ट सेकंड पेज नहीं पढ़ोगे, वो स्टार्टिंग के लिए होते हैं, अब तो आपको डिटेल में चैप्टर करवा रहे हैं, तो हर क्वेश्चन अपने आप ही आ जाएगा आपके सामने। जैसे ये आ गया, एडवांटेज क्या है, एडवांटेज भी बोलते हैं, ऑब्जेक्टिव भी और फंक्शन भी, एक ही बात है। नंबर 1, to keep complete and systematic records. आपने फीस अगर आज दी तो आज की डेट में रिकॉर्ड हो जाएगी, अगर कोई स्टूडेंट आपसे बाद में देगा नेक्स्ट डे तो उसकी नेक्स्ट रिकॉर्ड होगी, सिस्टमेटिक रिकॉर्ड होगा, हर ट्रांजैक्शन का डेट वाइज सिस्टमेटिक रिकॉर्ड होगा, ये सबसे बड़ा बेनिफिट है। इसलिए अगर मुझे कभी भी देखना है कोई भी चीज़ का ट्रांजैक्शन का डेट के हिसाब से उसका रिकॉर्ड मिलेगा। अगर मैं कोई रेंट पे करूँगा तो लिखा होगा कि मैंने फर्स्ट रेंट पे किया था 7 अप्रैल को, सेकेंड रेंट पे किया 5 मई को, थर्ड पे किया 6 जुलाई को, 6 जून को सॉरी, 5 जुलाई, ऐसे हर मंथ की एक डेट आएगी, एक सिस्टमेटिक रिकॉर्ड है, ऐसा नहीं जुलाई के बाद जून की इंफॉर्मेशन आएगी। ठीक है, फिर वो बातें हुई लिखेंगे, जर्नल में रिकॉर्ड करेंगे या लेजर में रिकॉर्ड करेंगे, लेकिन जहां भी हमें मिलेगा रिकॉर्ड
कैसे मिलेगा? सिस्टम। जर्नल भी डेट वाइज बनता है और लेजर भी डेट वाइज। जैसे अगर मैं एक स्टूडेंट का अकाउंट खोल लूँ, सपोज मैंने मोहित का अकाउंट खोला, मोहित अकाउंट, तो वहाँ लिखा होगा अप्रैल में कोई फीस आई है, नहीं आई, मई में आई है फर्स्ट फीस, तो अप्रैल वाला कॉलम खाली है, सिस्टमेटिक रिकॉर्ड होगा। नंबर 2, ये तुम्हें पता ही है, प्रॉफिट और लॉस। वो थर्ड, एक रीड करो। ये सब बातें तो बातों में हमारी होगी ना खत्म। ये बेटा, ये हमारी ऐसे नॉलेज के लिए बता रहा हूँ, ये हमारी +2 की बुक है। क्या लिखा है यहाँ पर? एनालिसिस, एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इसको बुक 3 बोलते हैं, और कहीं लिखा होगा वॉल्यूम 3, लिखा हुआ है कहीं ना कहीं अंदर लिखा होगा वॉल्यूम 3। ये हमारा वॉल्यूम 3 है। इसमें सिखाएंगे एनालिसिस कैसे होते हैं। अभी तुम्हें 2 लाइनों खत्म कर दी कि रिपोर्टिंग बनती है, बट वो कैसे बनती है उसमें 5 चैप्टर्स आते हैं। अगर हम इसका सिलेबस देखें, वी हैव 5 चैप्टर्स, these are 5 चैप्टर्स। अभी एक पहले डिलीट था, ऐड हो गया, ऐसे वी हैव 5 चैप्टर्स। इनमें सिखाएंगे एनालिसिस कैसे होते हैं। ये आपको +2 में जाके आपके पास आ जाएगी। फिर +2 में बुक 2 आती है, ये है अकाउंटिंग फॉर कंपनीज। ये कंपनीज के अकाउंट चलते हैं इसमें। इसमें पहली बार आपको पता चलेगा कि कंपनीज कैसे अकाउंट्स बनाती हैं, पर कभी भी +1 का सिलेबस द्वारा नहीं आएगा, क्योंकि वो आ चुका आपको समझ, उसके बाद की बात आएगी, समझे ना। +1 में हम क्या सीख रहे हैं? अकाउंट्स कैसे बनते हैं। फिर क्या कंपनीज अलग तरीके से बनाती हैं? नहीं। फिर वो जो वॉल्यूम 1 आएगा आपका, दैट विल बी पार्टनरशिप, अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप। अब इन तीनों में जो अकाउंटिंग करने का तरीका है, जिसको बोलते हैं अकाउंटिंग प्रोसेस, वो सिर्फ +1 सिखाता है। तो ये गोल्डन चांस है +1। अगर यहाँ आप कहीं मार्क आ गए या अच्छे से नहीं पढ़ा, जैसे हो सकता है कई स्टूडेंट ऐसा होता है कि प्रोफेशनल टीचर से नहीं पढ़ते, ऐसे ही टाइम पास कर लेते हैं, क्योंकि उनको पता +1 क्या है, ऐसे ही कर लेते हैं। +2 में हम कोई अच्छा इंस्टीट्यूशन ज्वाइन करेंगे, बस वहाँ पे काम खत्म हो गया। +2 में आपकी आउटपुट आएगी नहीं, क्योंकि आपके अंदर जो बेसिक्स था वो +1 में जाना है। +1 का सिलेबस हमेशा इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए, और दोबारा कहीं नहीं आएगा। इसलिए जर्नल सीखने का चांस सिर्फ +1 में है। लेजर, फाइनल काउंट्स, कुछ भी, कैश बुक, सिर्फ +1, क्योंकि ये चैप्टर दोबारा नहीं कहीं आने। इसलिए जितनी भी हमने आपको बुक्स दिखाई हैं, क्यों दिखाई हैं, कि अगले साल का जो सिलेबस है वो +1 पे बेस्ड है, क्योंकि नेक्स्ट ईयर इसके बाद का सिलेबस स्टार्ट होगा, तो आपका ये सिलेबस होना चाहिए। तो जो थर्ड बुक है, जिसको बोलते हैं एनालिसिस इंटरप्रिटेशन, वो एक अलग से बुक बन जाएगी आपके लिए। और एनालिसिस कौन करते हैं? कंपनी से। सोल ट्रेड नहीं करते। जैसे मेरा ये सोल ट्रेड है, मैं सिर्फ ओनर हूँ यहाँ का, तो मैं नहीं करता, मैंने किसको दिखाना है? मैं खुद ही ओनर हूँ। पार्टनरशिप में भी 2 ओनर होते हैं, उसको किसी दिखाना ही नहीं। लेकिन कंपनीज में हजारों शेयर होल्डर्स होते हैं, वो लोग कंपनी चला रहे, कंपनी को चला रहे, कंपनी चला रहे मैनेजमेंट। तो मैनेजमेंट जो भी काम करती है, उसके रिजल्ट्स वो एनालिसिस करके अपने शेयर होल्डर को बताती है। तो वहां पर मैनेजमेंट अलग है और ओनरशिप अलग है। इसलिए ये जो बुक आपको मैंने दिखाई थी ग्रीन कलर में, ये सिर्फ कंपनीज की है। इसलिए +2 में आपको पार्टनरशिप आएगी और कंपनी से। अभी जो हम पढ़ रहे हैं वो एक कॉमन अकाउंटिंग है, वो कॉमन रहेगी सबके लिए। रीड कर लिए दोनों पॉइंट्स, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इंफॉर्मेशन आपको आती है, टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू वेरियस पार्टीज। अब इसके ऊपर पूरा एक क्वेश्चन आएगा, कंप्लीट क्वेश्चन आएगा गया कि 2 तरह की पार्टीज होती है, इंटरनल और एक एक्सटर्नल। ये हम डिटेल में करेंगे आगे जाके। अभी फिलहाल उनके नाम लिखे हैं यहाँ पे कि कौन कौन लोग इंटरेस्टेड हैं। जैसे हमने बात करी ना, ओनर, इन्वेस्टर, क्रेडिटर्स, बैंक एम्प्लॉइज, ये सब लोग मिलके बिजनेस चला रहे हैं, इससे सब लोग इंटरेस्टेड हैं। इवन जैसे आपको स्कूल छोड़ने के लिए आपका ड्राइवर स्कूल छोड़ के जाता है, या बस लगी हुई है आपकी, तो बस ड्राइवर पूछ लेगा बेटा क्या कैसा रहा रिजल्ट। वो भी इंटरेस्टेड है, लेकिन उसका कंसर्न बहुत लीस्ट है, बट ही कैन ऑल्सो आस्क। ऑटो ड्राइवर पूछ सकता है कि बेटा, उसको पता है मैं रोज इसको ट्यूशन छोड़ने जाता हूँ, स्कूल छोड़ने जाता हूँ, आपने जो कैब लगाई है, या दे कैन ऑल्सो आस्क, बेटा तुम पढ़ने तो जा रहे हो, रिजल्ट कैसा रहा? तो बोलो 40%। बोले फिर क्या फायदा पढ़ने का? एक ऑटो ड्राइवर भी बोल देगा आपको, पेरेंट्स से डांट पड़ी पड़ेगी, बस ड्राइवर भी बोल देगा फिर क्या फायदा पढ़ने का, इतने पैसे खर्च कर रहे हो, क्या फायदा? तो मतलब एनालिसिस वो भी चाहेंगे, चाहे हम उनको दिखाते नहीं है। ऐसे ही ना एम्प्लॉइज,
क्रेडिटर्स, कुछ लोग बहुत लीस्ट कंसर्न रखते हैं अकाउंट्स में, लेकिन पार्टी तो है ना वो एक। इवन रिसर्च स्कॉलर्स जो रिसर्च करते हैं, उनको भी रिसर्च करने के लिए क्या चाहिए, कुछ किसी कंपनी की स्टेटमेंट्स। आपने प्रोजेक्ट बनाना है, जैसे आपको प्रोजेक्ट बनाने के लिए आएगा +1 में +2 में, तो प्रोजेक्ट किस पे बनाओगे, किसी कंपनी की बैलेंस शीट पे। तो इन सब लोगों के लिए इंटरेस्टेड पार्टीज हैं ये, सब लोगों के लिए हमें इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड करनी है। नेक्स्ट, लीगल रिक्वायरमेंट तो है ही बेटा, अगर आप बिजनेस कर रहे हो तो लीगली क्या रिक्वायर्ड है कि आप सब कुछ रिकॉर्ड करो। अगर कोई आपके पास जीएसटी डिपार्टमेंट से आता है, बोलेगा दिखाओ आपके अकाउंट्स, तुम लोग क्या कर रहे हो, कितना परचेज कर रहे हो, कितना सेल कर रहे हो, तो लीगली रिक्वायर्ड भी है। हमारी मर्जी की बात नहीं कि हम बनाएं या ना बनाएं। जैसे मैं यहाँ का सिर्फ सोल ओनर हूँ, तो मैं अकाउंट्स ना भी बनाऊँ तभी चलेगा, मुझे तो प्रॉफिट लॉस भी नहीं निकालना, पर मुझे किसको दिखाना है, गवर्नमेंट को। तभी मैं टैक्स पे करूँगा, मैं कितना इनकम टैक्स पे करूँ, ये तभी समझ आएगा कि मेरी बुक्स क्या बता रही है। इसलिए लीगल रिक्वायरमेंट भी है। नेक्स्ट, डिसीजन मेकिंग। बुक कीपिंग करने का या अकाउंटिंग करने का एक बहुत ही खास पर्पज़ है बेटा, हमें टाइम टू टाइम डिसीजन लेने पड़ते हैं। जैसे अगर मैं देखा कि मई में सेल कम हुई है, तो जून में क्या करें, एडवर्टीजमेंट ऐड करो फिर अपनी। अगर आपके टारगेट्स पूरे नहीं हुए तो फिर ऐड करो आप। या आपको लगे खर्चे ज़्यादा हैं, इलेक्ट्रिसिटी बिल ज़्यादा आ रहा है, जब हम लेजर बनाएंगे तो वहाँ पे एक अकाउंट बनेगा इलेक्ट्रिसिटी बिल अकाउंट। आप देख लो वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी बिल बहुत ज़्यादा आ रहा है, फिर आप ध्यान दोगे कि हो क्या रहा है। आप देखोगे कि एम्प्लॉयज़ फुल डे एसी चला के बैठे रहते हैं, जब वो जाते हैं तभी एसी बंद करके नहीं जाते, तो आप कंट्रोल करो, फिर एसी बंद करवाओ, इलेक्ट्रिसिटी बिल क्या आएगा, कम आएगा। तो कुछ मेजरमेंट दो। आपको अकाउंट्स बताती है कि हम आपको इन्फॉर्म कर रहे हैं कि आपका बिजनेस लॉस में जा रहा है या प्रॉफिट में जा रहा है। स्टेप्स आपको लेने हैं, डिसीजन आपको लेना है। और जिस एरिया में सेल कम है उस एरिया में अपना ऑफिस बंद कर दो, आपका रेंट बच जाएगा, राइट। तो इस तरह से खर्चे कम कर सकते हैं हम, या तो सेल बढ़ाएं या खर्चे कम करें। दो तरीके हैं बेटा प्रॉफिट निकालने के, या तो अपनी इनकम बढ़ा लो या एक्सपेंस कम कर लो, तभी हो सकता है प्रॉफिट। उसके बाद अगर कोई झगड़ा हो जाए किसी से, कोई आपके ऊपर केस कर दे, मान लो आपने मेरे पे केस कर दिया कि हमने सर को 50,000 फीस दी है, तो कोर्ट में जाएगी बात, तो कोर्ट बोलेगी लाओ अपने हिसाब लाओ, अकाउंट्स लाओ, जब इस बच्चे ने फीस दी थी आपने कहाँ रिकॉर्ड किया है, उसका एविडेंस क्या है, उसका वाउचर क्या है, ये सारा कुछ मुझे ले जाना पड़ेगा कहाँ पर, कोर्ट में। तो कोर्ट में मैं प्रूव करूंगा कि आपने 50 नहीं दिए, सिर्फ 20,000 ही दिए, क्योंकि मैंने आपको उसकी क्या दी है, रसीद। तो आप कैसे प्रूव करोगे आपने 50,000 दिए, क्योंकि हमने आपको रसीद कितनी दी है, 20,000 की। तो कोर्ट में एक बहुत बड़ा एविडेंस है किस बच्चे ने हमें दिए इतने पैसे। तो कंपनीज पे केस चलते थे, फिर हमारे आपस में तो केस नहीं चलेंगे, लेकिन कंपनी चलते हैं। आपने सैमसंग का मोबाइल खरीदा, अब वो मोबाइल ठीक नहीं चल रहा, कंपनी कहती है हमारा फॉल्ट नहीं है, आपने गिरा दिया होगा तभी चल रहा। अब आप क्या कर दोगे, कंज्यूमर कोर्ट में केस। तो वहां पर पहले तो आएगा अकाउंट्स की बात, कि बिल किसके नाम पे है, कब खरीदा था, कितने खरीदा था, फिर बाद में दूसरी चीज़ें आएंगी, टेक्निकल बातें। तो हमारे जो अकाउंट्स है ना वो हर डिपार्टमेंट के लिए ज़रूरी हैं। तो कोर्ट में एक प्रूफ है अगर कोई पर्सन आपके ऊपर केस करता है, तब केस में। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। ऐसे थ्योरी चलती रहेगी बस। थोड़ी बोरिंग होती है थ्योरी, बट आई विल ट्राई कि एग्जाम्पल से आपका दिल लगा रहे, समझ भी आता रहे आपको, और याद भी हो जाए। लेकिन जितना एक दिन में हो जाएगा उतना आपको याद करना है, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। डिफरेंस बिटवीन बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग। अब ये डिफरेंस ऑलरेडी हमें आता है, क्योंकि बातों बातों में हमने बहुत समझ लिया कि बुक कीपिंग का स्कोप नैरो है, अकाउंटिंग में बुक कीपिंग भी आती है और अकाउंटिंग भी। तो नंबर 1 ऑब्जेक्ट पढ़ो, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, इसका रिकॉर्ड मेन क्या है, ओरिजिनल एंट्री बुक बनाना, जबकि इसका पर्पज क्या है, रिकॉर्ड करने के बाद बाद क्या करना, इंटरप्रेट, दोनों चीजें करना, रिजल्ट्स निकालना मतलब। ओरिजिनल एंट्री बुक के बाद वाली बुक्स भी हैं यहाँ, तो लेजर भी है बट लिखा नहीं हुआ यहाँ पे। ऑब्जेक्टिव वो है मेन कि ओरिजिनल एंट्री बुक बन जाए, जैसे आप लोग रफ कॉपी पे नोट करके ले जाओ, फिर घर जाके कॉपी तो हो ही जाएगी ना। प्रॉब्लम कॉपी की नहीं है, सबको होता है कि बस यहाँ से नोट हो जाए एक बार, फिर घर जाके तो देख लेंगे क्या करना है। तो बाद में तो लेजर बननी है, वो तो कॉपी करना है, कॉपी पेस्ट करना है। ट्रैवल्स भी कॉपी है, मेन ओरिजिनल क्या है, जर्नल। नंबर 2 स्कोप। इसके स्कोप में क्या आता है बेटा, वही सबसे, रिकॉर्ड करना, पोस्ट करना, बैलेंस निकालना, ट्रैवल्स बनाना। लेकिन इसके स्कोप में आता है उसके बाद क्या बनाना, फाइनल अकाउंट्स।
आफ्टर इनकॉर्पोरेटिंग ईयर एंड एडजस्टमेंट्स, कुछ एडजस्टमेंट्स होते हैं जो हमें करनी पड़ती है यहाँ पर। जैसे एंड में देखेंगे हमने जो रेंट दिया है, अभी उसमें 1 मंथ का रेंट पेंडिंग है, उसको बोलते हैं रेंट आउटस्टैंडिंग। हम देखेंगे जितना हमने इंश्योरेंस दिया है इस साल, उस इंश्योरेंस में से 3 मंथ्स का इंश्योरेंस तो अगले साल का है, वो क्या है, प्रीपेड। और ये दोनों बातें उन्हीं को समझ आएंगी जिन्होंने जर्नल कर लिया। और उनको समझ आ रही है ना। हमने क्या सिखाया था आपको कि ईयर के एंड पे कुछ एडजस्टमेंट्स होती हैं, डेप्रिसिएशन, आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, जर्नल सब सिखा देते हैं हमें। हाँ, एडवांस पेमेंट्स, तो वो सब चीजें एडजस्टमेंट्स है बेटा, उनको भी करेंगे हम फाइनल अकाउंट में। इसलिए अभी आपको जर्नल में समझ आ भी गया होगा रेंट आउटस्टैंडिंग, बट एक्चुअली समझ कब आएगा, जब आप फाइनल अकाउंट्स में उसको एक्चुअली करोगे, तब आप प्रॉपर समझ पाओगे कि हमने 11 मंथ्स का पे किया हुआ था, वो तो बुक्स में रिकॉर्डेड है ऑलरेडी, और 1 मंथ का भी हमने पे नहीं किया, उसे भी रिकॉर्ड करना है, ताकि फुल ईयर का एक्सपेंस सामने आ जाए, तभी तो प्रॉफिट आएगा सही। तो कुछ बातें जो आपके ऊपर से निकल जाएंगी, निकलने देना, पकड़ना मत उनको जबरदस्ती, क्योंकि वो आपके सिलेबस के एंड पे समझ आएंगे। पर अगर आप डिफरेंस लिख भी पाए एग्जाम में, बहुत है हमारे लिए। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा डिफरेंस बिटवीन बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग, कोई भी 4 पॉइंट लिख देना सिलेबस। अभी फिलहाल नॉलेज के लिए पढ़ रहे हैं या मार्क्स के लिए, पूरी बात समझ नहीं आएगी अभी। म्यूचुअल डिपेंडेंस, ये तो समझ आई जाएगा, 4 पॉइंट तो समझ आ ही जाएंगे कोई ना कोई। बुक कीपिंग किसका बेस है, अकाउंटिंग का, और अकाउंटिंग किस पे बेस है, म्यूचुअल। ये डिफरेंस नहीं हुआ, बस एक लिंक हो गया कि म्यूचुअली आपस में क्या है, लिंक करती है। बुक कीपिंग के बिना अकाउंटिंग पॉसिबल नहीं है, पहले बुक कीपिंग करनी पड़ेगी फिर अकाउंटिंग, इसलिए बुक कीपिंग अकाउंटिंग का बेस है और अकाउंटिंग बुक कीपिंग पे डिपेंड है। जैसे आपने एग्जाम दिया नहीं, लेकिन रिजल्ट कैसे निकाले हम, अब सर आप अपना काम तो करो ना, आपका काम है टेस्ट का रिजल्ट देना। हमने टेस्ट नहीं भी दिया तो कोई बात नहीं, हम गलत हैं, आप तो अपना काम करो। तो मैं कैसे करूँ अपना काम, रिजल्ट किस पे निकालूं, आपकी आंसर शीट तो खाली पड़ी है, आप आए नहीं एग्जाम देने, तो रिकॉर्ड करोगे तभी तो क्या निकलेगा, रिजल्ट। आज हम रिकॉर्ड करेंगे सेल कितनी हुई, परचेज कितनी हुई, तभी तो एंड में जाके समझ आएगा टोटल परचेज कितनी है पूरे साल की, प्रॉफिट है कि लॉस है। उसके बाद ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या बैलेंस शीट बनाना बुक कीपिंग का काम नहीं है, ये कौन करता है, अकाउंटिंग। यही काम बेटा नया ऐड होता है बस। ट्रायल बैलेंस तक क्या है, बुक कीपिंग, और ट्रायल बैलेंस के बाद अकाउंटिंग। और अकाउंटिंग जब करोगे, चाहे ये वर्ड्स नए आपके लिए आज याद हो जाए अच्छी बात है, ना हो तो अपने आप याद हो जाएंगे आगे की। जब हम फाइनल अकाउंट्स करेंगे वहां आएगा ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये एक अकाउंट है, शॉर्ट में प्रॉफिट एंड लॉस ही बोलते हैं इसको, पर इसका फुल नेम क्या है, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस। इसके 2 स्टेप्स होते हैं, 2 स्टेप से क्या आता है, बिजनेस का प्रॉफिट या लॉस, और साथ में क्या बनाते हैं, बैलेंस शीट। वो किस लिए होती है, फाइनेंशियल पोजीशन के लिए। अकाउंटिंग क्वेश्चन चैप्टर करने के बाद आपको क्या इतना समझ आइएगा फाइनेंशियल पोजीशन क्या होती है। नेक्स्ट, लेवल ऑफ वर्क। अगर आपने +1 क्लास कर ली तो भी आपको जॉब मिल जाएगी, एक लो लेवल की जॉब मिलेगी आपको, एक बुक कीपर की जॉब मिलेगी। किस मिलेगी, आपको 15-20 हज़ार तो मिल ही जाएंगे सैलरी। बुक कीपर, मुनीम जी होते हैं हमारे बुक कीपर, उसका बस यही काम है कि जो हो रहे उसे रिकॉर्ड करो, बस उतना काम तो तुम +1 सीख लोगे, तो +1 के बाद भी तुम जॉब कर सकते हो, पर आपको लो लेवल की मिलेगी, हाई पैकेज नहीं मिलेंगे, क्योंकि कंपनीज को सब कुछ चाहिए एक बंदे के अंदर, कि उसे बुक कीपिंग भी आती हो और अकाउंटिंग एनालिसिस तक, रिपोर्टिंग तक। तो 12th क्लास करने के बाद आपको और अच्छी जॉब मिलेगी, फिर आप ग्रेजुएशन कर लोगे तो और अच्छी जॉब मिलेगी, साथ में एक मास्टर डिग्री कर लोगे, प्रोफेशनल डिग्री आ जाएगी, फिर तो जॉब मिलेगी मिलेगी, वो तो आपका एंड है कि प्रोफेशनल डिग्री मिली हमें। तो बेसिकली ये जो तुम पढ़ रहे हो ये बाद में पैसों में कन्वर्ट हो जाएगा, ये तुम प्रैक्टिकल चीज़ सीख रहे हो। आपका कोई एसएसटी वाला सब्जेक्ट नहीं कि वो कभी पैसों में कन्वर्ट हुआ ही नहीं, वो सिर्फ क्या रहेगी अब, जीके। अब हम एसएसटी को सिर्फ जीके के नाम से जानते हैं, हिस्ट्री होगी, सिविक्स होगी, कुछ भी है, वो पैसों में कन्वर्ट नहीं हुआ। पर ये जो काम तुम सीख रहे हो यही तुम्हें आगे के प्रैक्टिकल लाइफ में करना है, तुम्हें या तो बुक कीपिंग करनी है या बुक कीपिंग के साथ अकाउंटिंग। तो इसमें लो लेवल है, इसमें लोअर लेवल भी है, मिडिल लेवल भी है, और जैसे एक पर्सन एमबीए कर लेता है, सीए कर लेता है, तो वो टॉप लेवल की मैनेजमेंट में चला जाता है, तो उसका पैकेज भी बड़ा होगा।
तो आप देख लो सिर्फ अकाउंटेंट बनना है या फिर आगे वाले प्रोफेशनल डिग्री भी लेनी है आपको। तो प्रोफेशनल डिग्री लेनी है, देखो ड्रीम सबके पास है, हार्डवर्क सब नहीं करते। तो ड्रीम्स विदाउट हार्डवर्क तो कभी फुलफिल नहीं होंगी। तो अगर आपका ड्रीम है बड़ी सी गाड़ी में घूमना, बड़े से घर में पैसा कमाना, एक जॉब हाईएस्ट पोस्ट पे रहना कंपनी के अंदर, है ना, ऑर्डर मारना, ऑर्डर सुनना नहीं, तो फिर आपको प्रोफेशनल डिग्री भी करनी पड़ेगी। अगर अकाउंटेंट बनोगे तो ऑर्डर ही सुनते रहोगे आप कि कल तक रेडी रखना बस। तो कल तक, जैसे मान लो बेटा कल तक होमवर्क होना चाहिए, मैंने ऑर्डर कर दिया, और सर आप करके दिखाओ ना। तो ये तो आपका काम है, मैं तो अब आप हायर पोस्ट पे हूँ ना, मैं तो टीचर हूँ आपका। तो टीचर्स ये सिर्फ ऑर्डर मारेंगे, काम किसको करना है, ये नीचे वाले एम्प्लॉइज को, तुम नीचे वाले एम्प्लॉइज हो, है ना। जब तक तुम टीचर नहीं बनते, टीचर बन के फिर तुम भी ऐसे ऑर्डर मारना। तो हम लोगों को करना नहीं होता होमवर्क, बस हमें सिर्फ बोलना होता है होमवर्क करके लाना, हम सिर्फ उसके ऊपर एनालिसिस करेंगे, टेस्ट करेंगे, टेस्ट कंडक्ट करना हमारा काम है, टेस्ट करना आपका काम है। तो यहाँ पर मैनेजमेंट की बात हो रही है, लोअर लेवल या हायर लेवल। तो बुक कीपिंग से लो लेवल है, एक सिंपल अकाउंटेंट लग सकते हो आप पूरी लाइफ, पर आपको अगर प्रोफेशनल डिग्री चाहिए तो आपको बुक अकाउंटिंग सीखनी पड़ेगी। इसलिए +1 में 70% सिलेबस के बाद आपकी क्या शुरू हो जाएगी, अकाउंटिंग। फिर +2 में भी अकाउंटिंग रहेगी, ग्रेजुएशन में भी अकाउंटिंग, हर जगह अकाउंटिंग रहेगी। बुक कीपिंग सीखने का मौका सिर्फ कहाँ है, +1 में। इस अगर आपने ये +1 का मौका छोड़ दिया तो पूरी लाइफ बुक कीपिंग सीख नहीं पाओगे, और बुक कीपिंग आती नहीं है तो अकाउंटिंग कैसे कर लोगे आप। जिसे जर्नल एंट्री से लेजर बनानी नहीं आती, वो फाइनल अकाउंट्स पहुंचेगा नहीं। इसलिए समझ पा रहे हो कि हमारा +1 का अकाउंट्स कितना इंपॉर्टेंट है। इसे मिस करने वाला +2 में जाके भी अकाउंट्स में मार्क्स नहीं ला पाता। +2 के स्टूडेंट का यही तो हाल है। अब 12th बैच में हमारे 3 बैच चल रहे हैं 12th में, क्योंकि 11th का बैच तो ऐसे ही स्टार्ट होता है स्लो, धीरे धीरे स्टूडेंट्स आते हैं, बाकी ज़्यादातर लोग +2 में आते हैं। 12th के 3 बैच में बेटा अब वो स्टूडेंट वीक हैं जो +1 में पता नहीं क्या किया उन्होंने। 12th क्लास के अंदर जब इतना टफ सिलेबस उनके सामने आता है, वो पहले सरेंडर कर देते हैं, सर हमें तो हमारे ऊपर से निकल रहा है। +1 में उनको आता ही नहीं। मैं बना रहा हूँ जर्नल एंट्री, उनको आती नहीं बनानी। भाई जर्नल एंट्रीज पे पूरा 1 महीना लगाया +1 में मैंने या किसी और टीचर ने, तो आपको आनी चाहिए, पर उन्होंने सीखा ही नहीं। मतलब रीज़न वो जो भी मर्जी बोलें कि सर हमने नहीं सिखाया, टीचर ने सिखाया, रीज़न जो मर्जी हो, काम तो हो गया ना खत्म। अगर आपको जर्नल एंट्री नहीं आती तो हाउ विल यू डिसाइड डेबिट है या क्रेडिट। मैं तो आपको पकड़ के ले जाऊँगा पार्टनरशिप में। वर्स्ट क्या होगा कि सब लोग पास हो जाते हैं +1 में, वर्स्ट ही होते हैं, और वो पहुंच जाते हैं सीधा +2 में। और +2 में जब आपको पार्टनरशिप की जर्नलिटी सिखाई जाती है, तुम्हारे दिमाग में नहीं जाती, क्योंकि आपको जर्नलिटी आती ही नहीं। इसलिए बहुत ज़रूरी है +1 में हर एक बेसिक को अच्छे से करना, क्योंकि दोबारा नहीं सिखाया जाएगा। अब +2 के हर उस बच्चे को बोला जाता है +1 के बैच में आके सीखो फिर कि जर्नलिटी कैसे बनती है। ऑब्वियसली वो नए स्टूडेंट है हमारे लिए, हमें नहीं पता वो कहाँ पढ़ रहे थे, क्या कर रहे थे, लेकिन वो अपना बेस खत्म करके आ चुके हैं। जब तक वो बेस नहीं बनेगा, इसे फाउंडेशन बोलते हैं, तो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स कैसे बनेंगी। पार्टनरशिप का बिल्डिंग, कंपनीज की 2 बिल्डिंग्स, ये 3 बुक्स हैं +2 में, ये किसके ऊपर टिकी हुई, फाउंडेशन पे। फाउंडेशन +1 है, इसलिए यहाँ सीरियस लेना। थ्योरी भी ये बता रही है आपको कि आगे आपके सिलेबस में क्या आने वाला है। रिजल्ट निकालना बुक की में काम नहीं है, किसका काम है, इसलिए +2 में यही काम कर रहे होंगे हर चैप्टर में, रिजल्ट्स निकाल रहे होंगे या तो, या उस रिजल्ट्स के ऊपर क्या करेंगे, एनालिसिस। उसके बाद फिर हमने एक क्वेश्चन अलग बना दिया, वैसे बुक की अकाउंटिंग के ऑब्जेक्टिव्स ही क्या बन जाते हैं, एडवांटेज वही सेम है बेटा, ये चेक करो। मैनेजमेंट को असिस्ट करना, मैनेजमेंट की हेल्प करना, किस में हेल्प करना, मैनेजमेंट की, मैनेजमेंट का काम यही तो है बेटा, प्लानिंग, कंट्रोलिंग, डिसीजन मेकिंग, ये मैनेजमेंट के 3 बड़े फंक्शंस हैं। तुम बिजनेस स्टडी पढ़ोगे +1 की, तो वहां पर ये 3 फंक्शंस हैं जो तुम पढ़ते हो। मैनेजमेंट काम है पहले प्लान करना, फिर उसको एग्जीक्यूट करना, फिर जब लगे कि प्लान ठीक नहीं चल रहा तो वहां पर डिसीजन मेकिंग करना या कंट्रोलिंग करना। नंबर 1। नंबर 2 कंप्लीट एंड सिस्टम रिपोर्ट, वो हमें पता ही है। थर्ड, अच्छा ये वाला क्वेश्चन और ये वाला क्वेश्चन सेम है, आप कोई भी पॉइंट यहाँ भी लिख सकते हो। ऑब्जेक्टिव्स, फंक्शन या एडवांटेज एक ही बात है। जैसे आप कॉमर्स पढ़ रहे हो, कॉमर्स पढ़ने का ऑब्जेक्टिव क्या है, वही आपका क्या बन जाएगा, एडवांटेज, सिंपल। इसलिए एडवांटेज या ऑब्जेक्टिव कुछ भी आ जाए, आप कोई भी पॉइंट उठा के लिख सकते हो। सिस्टमेटिक रिकॉर्ड सेम है, रिप्लेसमेंट मेमोरी, अब आपको कुछ भी याद, अब मैं कितनी जगह पे टीच करता हूँ, देखो मैं आपके बैच को टीच कर रहा हूँ, 12th बैच का टीच कर रहा हूँ, एक हो गया। दूसरा सेगमेंट है हमारा मोबाइल ऐप। मोबाइल ऐप पे बहुत स्टूडेंट्स होते हैं हमारे पास, जो रजिस्टर होते हैं, वो पे करते हैं पैसा,
और उनको पूरा साल मोबाइल ऐप का एक्सेस मिल जाता है, वो पढ़ते रहते हैं। वो यहाँ नहीं आते ऑनलाइन पढ़ने या ऑफलाइन। ठीक, वो राजस्थान में बैठे हैं, गुड़गांव में बैठे हैं, गंगानगर में बैठे हैं, उन्होंने अच्छा रिजल्ट दिया इस बार हमें, क्योंकि लास्ट ईयर काफ़ी ये हमारा मोबाइल ऐप का चला था बिजनेस। और उस पूरे बिजनेस का इन्फॉर्मेशन कहाँ रिकॉर्ड हो रहा है? अकाउंट्स में। तो जो मैं आपके ऊपर मेहनत कर रहा हूँ, आपको क्या लग रहा है कि मैं सिर्फ आप लोगों के लिए मेहनत कर रहा हूँ? नहीं, सिर्फ टीच आपको कर रहा हूँ पूरे दिल से, ये सोच के कि मेरे सामने 500 बच्चे बैठे हैं। तभी तो एनर्जी आ रही है। 10 बच्चों के लिए एनर्जी कैसे आ सकती है ना? अभी तुम यहाँ पे 20 स्टूडेंट सामने बैठे हो, आपके लिए एनर्जी क्यों आ रही है ज़्यादा? क्योंकि ये एक मैनेजमेंट ने क्या करना है, मेरे इस लेक्चर को पूरी इंडिया में बेचना है। वहां से क्या क्रिएट होगा? रेवेन्यू, फीस। तो मुझे फर्क नहीं पड़ रहा कि बैच में 20 है कि 50 है, क्योंकि ये आपको भी मिल रहा है और ऑनलाइन स्टूडेंट्स के पास भी जा रहा है, और मोबाइल ऐप पे तो कोई लिमिट ही नहीं है, बच्चा कहीं से ज्वाइन करे हमें। तो इसका मीनिंग क्या है? इतने सारे स्टूडेंट्स की कितनी फीस आ रही है, ये मैं कैसे रिकॉर्ड करूंगा, कैसे याद रखूंगा? मैं तो अपने आपके 20 स्टूडेंट की फीस भी जान नहीं सकता, किसने क्या दिया। तो ये पूरा कुछ कहाँ रिकॉर्ड हो रहा है? तो हर जगह जहाँ जहाँ भी हमारा नेटवर्क है, वहाँ पे कुछ खर्चे हैं, कुछ कमीशंस हैं, कुछ रेफरेंस हैं जो हमें पे करने पड़ते हैं स्कूल्स को, सबको, जहाँ से वो लोग स्टूडेंट्स को बताते हैं हमारे बारे में कि मोबाइल ऐप है सर की एक, है ना? तो स्कूल को उनका शेयर जाता है ऑब्वियसली। तो एक वो खर्चे भी तो हैं। अब किसको कितना पे करना है, ये कैसे पता चलेगा? ये सब कहाँ रिकॉर्ड है? अकाउंट्स में। तो एक बड़ा बिजनेस चलाना पूरे नेशनल लेवल पे, है ना, यहीं खड़े होके, मैं कहीं जाऊंगा नहीं पूरा साल, तो उसके लिए हमें एक क्या चाहिए? मैनेजमेंट, स्ट्रॉन्ग मैनेजमेंट। इसलिए आपको यहाँ पे हमारे इंस्टीट्यूट में एम्प्लॉइज नहीं दिखेंगे, हमारे एम्प्लॉइज वर्चुअल एम्प्लॉइज हैं। मतलब कोई गुड़गांव में बैठा है, वो वहाँ का काम संभाल रहा है, उसका काम है सिर्फ गुड़गांव के स्टूडेंट से कॉन्टैक्ट करके उन्हें मोबाइल ऐप का क्या देना? एक्सेस देना। फिर वहाँ से एक फीस आएगी उसमें उसको भी पे किया जाएगा। ये एक बिजनेस मॉडल हो गया। ये सब कुछ अकाउंट्स कर रही है। मैं बिल्कुल टेंशन फ्री हूँ, मुझे कुछ नहीं याद रखना, सब कुछ अपने आप हो रहा है, करता नहीं मैं कुछ भी, फिर भी सब काम हो रहे हैं। सुनते हैं ना हम? ये वैसे हो रहे हैं। ये कौन चला रहा है? टेक्नोलॉजी या अकाउंट्स। टेक्नोलॉजी अपनी जगह है, और वो सब कुछ रिकॉर्ड कहाँ करते हैं हम? अकाउंट्स में। जैसे हर बच्चे का रिकॉर्ड है हमारे पास, ऑफलाइन पढ़ रहा है, ऑनलाइन पढ़ रहा है, मोबाइल ऐप देख रहा है, या मेरे कुछ गेस्ट लेक्चर्स होते हैं स्कूल्स में, मैं विजिट करता हूँ। आई चार्ज पर लेक्चर फीस फ्रॉम द स्कूल, क्योंकि स्कूल के टीचर्स बच्चों को सिखा ही नहीं पाते। तो मेरे कुछ गेस्ट लेक्चर होते हैं, मॉर्निंग 9 to 2 मैं वहाँ बिजी रहता हूँ। तो फिर वो भी पैसा आ रहा है, वो कहाँ रिकॉर्ड करेंगे? वही तो कहीं रिकॉर्ड करेंगे। ये सब कुछ कहाँ जा रहा है? अकाउंट्स में। फिर हम इस पैसे से चैरिटी करते हैं कई जगह पे। फिर चैरिटी किस किस को हो रही है? क्योंकि अगर पैसा कमा रहे हो तो खुद के लिए नहीं कमा रहे आप, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। खुद के लिए तो बहुत है, आप इतने बच्चों की फीस भी बहुत है मेरे लिए, है ना, मेरे ज़्यादा खर्चे नहीं है, मैं आई एम वेरी सिंपल पर्सन। बट जो पैसा आएगा वो मैं क्या करूँ? फिर चैरिटी करूँ, मैं कुछ गरीब बच्चों को पढ़ाऊँ फ्री में, या मैं कुछ को बुक्स दिलाऊँ, या कई तरह की चैरिटीज़ है। फिर चैरिटी कौन बनता है हमारा? कि जो फीस आई उसमें से हमें क्या करनी है? चैरिटी करनी है। तो फिर कुछ चैरिटी शिमला में जाके हो रही है, कुछ यहाँ हो रही है, पर मैं तो नहीं जा रहा कहीं। तो मीन्स मेरे अकाउंट से अपना पैसा डेबिट हो जाता है, एक एनजीओ को चला जाता है, फिर वो पे करते हैं मान लो। तो लाइक दैट, ये ऐसे है। पर कहीं ना कहीं वो एक बिजनेस मॉडल का पार्ट है। रिप्लेसमेंट ऑफ मेमोरी, ये सब कुछ हम करते हैं, पर कुछ भी याद नहीं है, सब काम अपने बोल है। टेक्नोलॉजी या दिस, हम टेक्नोलॉजी को बहुत अच्छे से यूज़ करते हैं। टेक्नोलॉजी का यूज़ बहुत बढ़िया है अगर उसको पॉजिटिवली यूज़ किया जाए। आप लोग तो खैर टाइम वेस्ट करते हो मोबाइल्स पे गेम्स खेल के, वो टेक्नोलॉजी का वर्स्ट यूज़ है। हम लोग करते हैं पॉजिटिव यूज़, उससे पैसा कमाते हैं। हेल्प्स इन अस्टिंग द प्रॉफिट और लॉस, ये हम कर चुके हैं। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से क्या बनेगा? प्रॉफिट और लॉस। फाइनेंशियल पोजीशन किससे आएगी? बैलेंस शीट से। कंपैरेटिव स्टडी, ये हो गया एनालिसिस बेटा, ये आपके पेरेंट्स भी करते हैं। जब आप उनके पास 9th का रिजल्ट लेके जाते हो, पक्की बात है ये पेरेंट को भगवान ने गॉड गिफ्ट दी है, वो कंपैरिजन करेगा किसके साथ? आपका ही 8th क्लास के साथ। बोलेगा 8th में तो तेरे मार्क्स अच्छे आए थे, अब क्या हो गया 9th में? अच्छा 9th में अगर अच्छे मार्क्स आ जाए, 100 में से अगर 90 भी आ जाए, बोलेंगे 90 बस, आपके फ्रेंड के तो 94 आए हैं। अब आपका फ्रेंड भी आपके साथ ही पढ़ रहे हैं एक ही जगह पे ट्यूशन या स्कूल, उसके कितने आ गए? 94। हो गया कंपैरिजन। फिर बोलेंगे फिर बता तेरे मार्क्स कम क्यों आए, या और भी कम आ गए, तेरे 40 फ्रेंड की 94। फिर तो पंगा पड़ गया मतलब यहाँ पे। और फ्रेंड भी आके स्वीट्स खिला के घर पे आगे आपके मदर को कि मेरा रिजल्ट हाईएस्ट आया स्कूल में, 94 मार्क्स। तो उसके जाने के बाद क्लास आपकी लग जाती है ना? तो इस तरह से कंपैरेटिव स्टडी होती है हमारे अकाउंट्स में।
हम इस साल के अकाउंट्स को प्रीवियस ईयर के अकाउंट्स के साथ कंपेयर करते हैं, हमारे अपनी फर्म के। एक, हम अपने फर्म के अकाउंट्स को दूसरी फर्म जो हमारे कॉम्पिटिटर्स हैं उनसे कंपैरिजन करते हैं। तो ये दो तरह के कंपैरिजन होते हैं, एक होता है, सुनना ध्यान से, इंटर फर्म, एक होता है इंट्रा फर्म। इंटर फर्म मीन्स दो फर्म्स का, जैसे इंटर स्कूल कंपटीशन आप गए होगे कभी ना कभी। इंटर स्कूल में दो स्कूल्स होते हैं या तीन स्कूल, 10 स्कूल्स। इंटर स्कूल मतलब एक ही स्कूल के अंदर हाउसेज बने होते हैं, हाउस ए हाउस बी नाम रखते थे उन्होंने बड़े अच्छे से। तो आपके स्कूल में हाउसेज होंगे, फिर आपस में आपका क्या होता है, कंपटीशन होता है। तो वो एक ही स्कूल के बच्चों का है, उसमें बाहर के बच्चे पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। चाहे वो स्पोर्ट्स कंपटीशन है, म्यूजिक सिंगिंग कोई भी हो सकता है, या ड्रामा कुछ भी। तो वो दो कंपटीशन होते हैं बेटा, कंपैरिजन। तो एक ही स्कूल अपने बच्चों में कंपैरिजन करते हैं, बोलते हैं दिस हाउस इज एक्सीलेंट, उसकी परफॉर्मेंस आज की बेस्ट परफॉर्मेंस है, तो वो कंपैरिजन करते हैं। या फिर आपको भेजा जाता है इंटर स्कूल कंपटीशन में, जैसे अंडर क्रिकेट अकेडमी आपको भेजा गया, तो फिर आप क्रिकेट खेलोगे दूसरे स्कूल के साथ। स्कूल में चलता है ना ये, 10th क्लास तक स्कूल का रोल है। मैं हमेशा बोलता हूँ 11th 12th में आपको बहुत अच्छा स्कूल लेना है नहीं कभी भी। अगर आप बहुत बड़े स्कूल में पढ़ रहे हो, बहुत अच्छे स्कूल में पढ़ रहे हो, फंस जाओगे, क्योंकि वो फिर आपको इन्वॉल्व करेंगे इन सब चीज़ों में। आपको सबसे बेकार से बेकार स्कूल में पढ़ना है चंडीगढ़ के, जिनका ध्यान ही नहीं आपके ऊपर, क्योंकि वो आपको फ्री कर देंगे, पढ़ो ना पढ़ो, आओ ना आओ, डजेंट मैटर। यही आपके लिए गोल्डन चांस होगा कि आप अपने आप अपना स्टडी पे फोकस कर सकते हो। तो जो नहीं डमी एडमिशन लेनी है, आप बेकार स्कूल में एडमिशन लोगे वो आपको कुछ नहीं कहता। ये थोड़ा अप्रोच होनी चाहिए आपकी, बोलने की कोई बात नहीं, रेगुलर आने की जरूरत नहीं है। 10th तक स्कूलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आपको सिखाते हैं हर चीज़। 11th 12th में कुछ भी आपको स्कूल में नहीं चाहिए। नो मेडिकल, मेडिकल स्टूडेंट तो स्कूल जाता ही नहीं, उनके ड्रीम तो आपसे बड़े हैं, फिर वो क्यों जाते। तो क्या कहना मतलब कि कंपैरिजन करना पड़ेगा हमें स्कूल्स का आपस में। ये सब कुछ कौन बताएगा, रिकॉर्ड्स, अकाउंट्स। तो अकाउंट्स हर कोई बनाता है, तो एक स्कूल भी बनाता है, एक मंदिर भी बनाता है, इंस्टीट्यूशन भी, हर कोई, चाहे वो एनजीओ है वो भी बनाता है। वो भी देखते हैं कि इस साल चैरिटी कितनी आई, लास्ट ईयर के कंपैरिजन इस साल चैरिटी ज़्यादा आई है या कम आई है। तो कंपैरेटिव स्टडी तभी तो करोगे जब आप बुक्स बनाओगे। नेक्स्ट, एविडेंस इन कोर्ट ऑलरेडी हो चुका, टैक्स लायबिलिटी निकालना ऑलरेडी हो चुका, जीएसटी, इनकम टैक्स, ये सब कुछ हमारा किससे बदलेगा, बुक। ये आपका फर्स्ट लेक्चर है यहाँ तक। तो हमने कितना कुछ कर लिया बेटा अभी तक। बुक कीपिंग का मीनिंग, बुक कीपिंग का मीनिंग, अकाउंटिंग का मीनिंग, उसके बाद जनरल पार्ट छोड़ दो, जनरल चैप्टर में करेंगे। ये कल मैंने करवाए हुए सबको, याद है, पर्सनल इम्पर्सनल। उसका एक पीडीएफ सेंड किया था वो, क्योंकि उसमें बहुत डिटेल में था, बुक का पीडीएफ था। तो लेकिन यहाँ से पढ़ सकते हो आप, लेकिन न्यू स्टूडेंट को नहीं पढ़ना। आज का वर्क है ये, अकाउंटिंग साइकिल क्या है, ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, डिफरेंस एंड एडवांटेज। दिस योर फर्स्ट लेक्चर। तो नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, कुछ बुराइयां करेंगे। आज तुमने अच्छा अच्छा बोला सर अकाउंट्स के बारे में, कल हम बुक कीपिंग या अकाउंटिंग की क्या बताएंगे, लिमिटेशन। ओके, तो हर चीज की लिमिटेशन भी है, ज्यादा पढ़ने की लिमिटेशन भी है। हर चीज बैलेंस होनी चाहिए लाइफ के अंदर, ऐसा नहीं कि आप सिर्फ एक ही चीज कर रहे हो। तो लिमिटेशन से बात काटोगे नेक्स्ट क्लास में। अभी क्लियर सबको। कल ट्यूसडे है, कल सिर्फ वो लोग आएंगे जिनको जर्नल द्वारा करना है। कोई भी आ सकता है, यू ऑल आर मोस्ट वेलकम। जिसने पहले किया वो भी आ सकते हैं, नए स्टूडेंट तो कल आएंगे 2:15। अगर आप में से कोई एब्सेंट था तो रिकॉर्डिंग देख के आएगा, नहीं तो क्लास में आने नहीं दिया जाएगा। रिकॉर्डिंग देखकर ही आप आओगे नेक्स्ट क्लास में, क्योंकि नेक्स्ट क्लास लिंक होती है। और परसों यही मिलेंगे आपके बैच में, मंडे और 3:30, जहाँ थ्योरी आगे बढ़ेगी। ठीक है, ओके, क्लास ओवर कर रहा हूँ।